हाय फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान के इतिहास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है राजस्थान का राठौड़ राजवंश। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी हो सके। तो टॉपिक हमारा राजस्थान का राठौड़ राजवंश। तो राठौड़ों का इतिहास मारवाड़ मतलब जोधपुर से शुरू होकर बीकानेर और किशनगढ़ रियासत तक फैल गया था। आप इसे याद रखेंगे। इनका जो इतिहास है वो हमारे मारवाड़ मतलब जोधपुर से शुरू हुआ था और इन्हीं का जो वंशज माने जाते हैं हमारे कौन राठौड़ वंशज बीकानेर और किशनगढ़ तक भी फैल गए थे। मेवाड़ मतलब सिसोदिया के बाद राजपूताना का दूसरा सबसे प्रभावशाली राजवंश कौन सा था? हमारा राठौड़ राजवंश, जिसने हमारे राजस्थान के भूगोल, कला, संस्कृति और राजनीति को गहराई से प्रभावित किया था। अब हम देखेंगे राजस्थान के अंदर राठौड़ वंश के बारे में। तो राठौड़ में जो राठौड़ शब्द है उसकी उत्पत्ति और उनके संबंध में कौन कौन से मत है उनकी बात करें तो राठौड़ शब्द मूल रूप से हमारे संस्कृत के राष्ट्रकूट शब्द से बना है। संस्कृत का एक शब्द आता है राष्ट्रकूट, उस शब्द संस्कृत के शब्द से हमारे राठौड़ शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका प्राकृत रूप क्या रट्टुड है। क्या रट्टुड हमारे क्या है? प्राकृत शब्द है जो अभ्रंशित होते होते राउटड और अंत में क्या राठौड़ बन गया था। तो प्राकृत शब्द क्या हमारा रट्टुड है जो अभ्रंश होते होते राउटड और लास्ट में क्या राठौड़ बन गया था। इनकी उत्पत्ति के संदर्भ में देखें तो विद्वानों में गहरे मतभेद है। कुछ ने उन्हें सूर्यवंशी बताया और सूर्यवंशी किसने बताया? दयाल दासरी ख्यात ने। तो दयाल दास की ख्यात में राठौड़ों को सूर्यवंशी और ब्राह्मण भल्ला देव की संतान बताया। कि बल्लाल देव नहीं है, भल्ला देव की संतान बताया किसने? हमारे दयाल दास की ख्यात ने। इन्हें क्या राठौड़ों को सूर्यवंशी का है और ब्राह्मण भल्ला देव की संतान बताया है। दूसरे बार हिरण्यकश्यप के वंशज की बात करें तो भाटों की पोथियों को क्या भाटों की पोथियों और कुछ लोक गाथाओं में क्या भाटों की पोथियों और कुछ लोक गाथाओं में इन्हें असुरराज जो हमारे हिरण्यकश्यप थे उनके वंशज माना है। किसके? असुरराज हिरण्यकश्यप का वंशज माना है। फिर गहड़वाल की बात करें जो मत है कन्नौज के, उनके मत की बात करें तो मोहन नैसी और पृथ्वीराज रासु इनके समर्थन में है। ये सबसे ज्यादा प्रचलित मत है जिसके अनुसार राठौड़ कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल के वंशज है। किसके? जयचंद गढ़वाल के वंशज कौन? हमारे राठौड़। और कर्नल जेम्स टोड और विश्वेश्वर नाथ रेव, या कर्नल जेम्स टोड और विश्वेश्वर नाथ रेव भी इसी मत का समर्थन करते हैं कि राठौड़ के हमारे कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल के वंशज है। बात करें और इसका समर्थन किसने किया? मोहम्मद नैन्सी ने और पृथ्वीराज रासो ने भी किया था। अब हम देखेंगे बंधु के राष्ट्रकूट की बात करें जो हमारे ओझा जी हैं गौरीशंकर हीराचंद ओझा, उनके मत की बात करें तो ये क्या मानते थे? बंदायु के राष्ट्रकूट। तो इतिहासकार प्रसिद्ध इतिहासकार में डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जिन्हें जी.एच. ओझा भी कहते हैं, ये ख्यातों के मत का खंडन करते हैं। जो ख्याते हैं उनके खतों का मतों का खंडन करते हैं। उनके अनुसार राजस्थान के राठौड़ क्या है? कन्नौज के नहीं बल्कि बंदायु जो उत्तर प्रदेश है उनके राष्ट्रकूटों के वंशज है। क्योंकि कन्नौज के गढ़वाल और राष्ट्रकूट अलग अलग वंश थे। कन्नौज की गढ़वाल और राष्ट्रकूट के अलग अलग वंश थे और ये मत किसका? हमारे गौरीशंकर हीराचंद ओझा का। तो हमारे कुछ मत थे हमारे राठौड़ों के संबंध में, जिसमें हमारी सूर्यवंशी की बात करें दयालदास की ख्यात के अनुसार, हिरण्यकश्यप के वंशज की बात करें तो हमारे कुछ लोक गाथाओं और भाटों की पोथियों के अनुसार गहड़वाल मत जो हमारे कन्नौज के कौन थे? हमारे जयचंद गढ़वाल, उनके वंशज माने जाते हैं। और कर्नल जेम्स टोड और रेव या विश्वेश्वर नाथ रेव भी इसी मत का समर्थन करते हैं। बंदायु के राष्ट्रकूट ये कौन बताते हैं? हमारे ओझा जो हमारे गौरीशंकर हीराचंद ओझा है, ये कहते थे ये हमारे बंदायु के राष्ट्रकूट है। अब हम देखेंगे मारवाड़ के राठौड़ वंश के कौन कौन से शासक है, उन शासकों के बारे में पढ़ेंगे। शुरुआती शासक हमारे कौन? जिन्हें आदि पुरुष कहते हैं या राठौड़ वंश का संस्थापक कहते हैं कौन? राव सिंहा। राव सिंहा की बात करें, पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो 1240 के आसपास, कब? 1240 ईस्वी के आसपास पाली क्षेत्र में व्यापार करने वाले या पाली क्षेत्र में व्यापार करने वाले पालीवाल ब्राह्मणों को स्थानीय लुटेरों जो हमारे भील और मीणा है उनसे काफी परेशानी होती थी। क्या हमारे पालीवाल ब्राह्मणों को स्थानीय जो लुटेरे थे जैसे भील मीणा, उनसे काफी ज्यादा परेशानी होती थी पाली क्षेत्र में व्यापार करने के दौरान, कब? 1240 के आसपास। तो उनकी रक्षा करने के लिए राव सिंह अपने सैनिकों के साथ मारवाड़ मतलब मारवाड़ का प्रवेश द्वार पाली माना जाता है वहां आए थे। तो राव सिंह अपने सैनिकों के साथ पाली आए थे। किसके लिए? जो हमारे पालीवाल ब्राह्मण थे उनकी रक्षा करने के लिए। किनसे? स्थानीय लुटेरे जैसे हमारे भील और मीणा, इनसे रक्षा करने के लिए। फिर उन्होंने वहां पे साम्राज्य की नींव रखी। तो राव सिंह ने पाली को सुरक्षित कर दिया। फिर खेड़ जो बाड़मेर है उनको अपनी राजधानी बना के राठौड़ राज्य की नींव रखी। जो खेड़ है बाड़मेर में पड़ता है, उन वहां पे क्या अपनी राजधानी बनाई और राठौड़ राज्य की नींव रखी। फिर बलिदान की बात करें तो मुस्लिम आक्रमणकारियों जैसे हमारे नसरुद्दीन महमूद थे या फिर स्थानीय लुटेरों से लड़ते हुए 1273 में वो हमारे वीर गति को प्राप्त होते हैं। आप इसे याद रखेंगे
कि राव सिंह क्या है हमारे 1273 में वीरगति को प्राप्त होते हैं। कब? जब वो मुस्लिम आक्रमणकारी जैसे हमारे नासिरुद्दीन महमूद है या फिर हमारे स्थानीय लुटेरे उनसे लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं। बात करें राव सिंह की मृत्यु की, तो राव सिंह की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी पार्वती सोलंकी सती हो जाती है उनके साथ ही। पार्वती सोलंकी भी उनके साथ सती हो जाती है। और पाली जिले के बिठू गांव में राव सिंह का स्मारक मतलब छतरी और एक बहुत महत्वपूर्ण शिलालेख स्थित है जो उनके इतिहास के बारे में बताता है। इनके बाद शासक आते हैं कौन? राव दुहड़। इनके बाद शासक कौन आते हैं? राव दुहड़, जो हमारे 1291 से 1309 तक इनका शासन रहा था। धार्मिक योगदान की बात करें तो राव दुहड़ राठौड़ों की जो कुलदेवी है नागणेची माता, क्या राठौड़ की जो कुलदेवी है नागणेची माता, उनकी लकड़ी की मूर्ति मतलब काष्ठ प्रतिमा सुदूर कर्नाटक दक्षिणी भारत से लेके हमारे मारवाड़ में आए थे। तो हमारे कौन थे? राव दुहड़ के लिए कहा जाता है कि नागणेची माता की मूर्ति लाने के लिए ये हमारे कहाँ जाते हैं? कर्नाटक तो दक्षिणी भारत में जाते हैं। और जो उनका पुजारी था उन्होंने कहा था नागणेची माता मारवाड़ में नहीं आ सकती। फिर उन्होंने काफी ज्यादा प्रार्थना की, तभी नागणेची माता ने कहा कि हाँ मैं अब मारवाड़ में आऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जब आप मेरी मूर्ति लेके जाएंगे, लकड़ी की जो मूर्ति है काष्ठ प्रतिमा है, ये आप मारवाड़ की तरफ लेके जाएंगे तो आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। क्या? पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। और यदि आपने पीछे देखा मुड़ के तो मैं आगे नहीं जाऊंगी, या मैं आगे नहीं जाऊंगी। तो हमारे जो राव दुहड़ थे उन्होंने प्रण किया कि हाँ मैं मारवाड़ मतलब जोधपुर जो आपकी नागणेची माता की आपकी जो मूर्ति है वो लेके जाऊंगा और पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। लेकिन जो हमारे बाड़मेर तक आते आते जब नगाना गांव आता है, तो नगाना गांव में क्या है, वो पीछे मुड़ के देख लेते हैं। तो पीछे मुड़ के देखने के बाद नागणेची माता आगे नहीं बढ़ती है, मतलब जोधपुर नहीं पहुंचती, और कहाँ रह जाती है? बाड़मेर के नगाना गांव में ही रह जाती है। और फिर वहीं उनका एक भव्य मंदिर बनवाया जाता है। अब बात करें इसकी नागणेशी माता की, जो हमारे क्या काष्ठ की या लकड़ी की मूर्ति है, जो कहाँ से आई थी? कर्नाटक दक्षिणी भारत से। तो उन्होंने बाड़मेर के नगाना गांव में इस मूर्ति को स्थापित करवाया और उनका क्या वहां पे एक भव्य मंदिर बनवाया। और इसी नगाना गांव के कारण देवी का नाम नागणेशी माता पड़ा है। नागणेशी माता की बात करें, इनकी मूर्ति में कितनी 18 भुजाएं हैं। इनकी मूर्ति में 18 भुजाएं हैं। और राठौड़ नाग मतलब सांप और नीम के पेड़ को पवित्र मानते हैं। आप इसे याद रखेंगे। राठौड़ क्या है? नाग मतलब सांप को और नीम के पेड़ को पवित्र मानते हैं। ये देखा हमने किनके बारे में? राव दुहड़ के बारे में। अगले शासक आते हैं कौन? राव मलिनाथ जी, जो हमारे एक लोक देवता भी है, प्रतापी शासक भी है। राजधानी की बात करें तो इन्होंने खेड़ से राजधानी को बदला। या खेड़ जो बाड़मेर है वहां से राजधानी को बदला और बदल के बाड़मेर के मेवानगर, जिसे नाकोड़ा भी कहते हैं, उसको अपनी राजधानी बनाया। किसको? मेवानगर या फिर नाकोड़ा को अपनी राजधानी बनाया। कहाँ से? खेड़ बाड़मेर से। उनके युद्धों की बात करें, उन्होंने सैन्य विजय की बात करें तो 1378 ईस्वी में मालवा के सूबेदार जो हमारे निजामुद्दीन है, या मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन और फिर फिरोज शाह तुगलक, इन दोनों की संयुक्त सेना को क्या इन्होंने पराजित किया था। पहले तो हमारे मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन को 1378 में, और फिर हमारे फिरोज शाह तुगलक की संयुक्त सेना को, इसको उन्होंने पराजित किया था। जो इनके अदम्य वीरता का प्रमाण है किनके? राव मल्लीनाथ जी के। इनके सांस्कृतिक प्रभाव की बात करें तो मल्लीनाथ जी अपनी आध्यात्मिक प्रवृत्ति और लोक कल्याण के कारण क्या मल्लीनाथ जी अपनी आध्यात्मिक प्रवृत्ति और लोक कल्याण के कारण क्या मारवाड़ के लोक देवता बन गए थे। बाड़मेर और गुड़ामालानी क्षेत्र का नाम इन्हीं के नाम पे क्या पड़ा? मालानी पड़ा था। मल्लीनाथ जी से इनका नाम, इस क्षेत्र का नाम मालानी पड़ा था। मालानी क्षेत्र की बात करें तो मालानी क्षेत्र के घोड़ों की नस्ल बहुत ही उच्च कोटि की मानी जाती है। जो मालानी क्षेत्र के घोड़े हैं ये उच्च कोटि के माने जाते हैं। और राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा? मल्लीनाथ पशु मेला बाड़मेर के तिलवाड़ा मतलब लूनी नदी के किनारे इन्हीं की याद में भरता है। हाँ, लूनी नदी के किनारे बाड़मेर के तिलवाड़ा में मल्लीनाथ पशु मेला भरता है, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। अगले शासक आते कौन? राव चुंडा। राव चुंडा की बात करें तो मारवाड़ का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसे? राव चुंडा को। ये हंसाबाई के पिता हैं, आपसे याद रखेंगे, रणमल के पिता। और जो हमारे हंसाबाई थी उनके पिता थे राव चुंडा। आपसे याद रखेंगे, इनको मारवाड़ का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 1394 से 1423 तक इनका शासन रहा था। बात करें इनकी खासियत की तो इन्होंने मंडोर प्राप्त किया। तो इंदा परिहार या इंदा प्रतिहार जो वहां की एक स्थानीय राजपूत शाखा थी, उनको जब तुर्कों से मंडोर छीनने का खतरा हुआ तो उनको लगा, जो इंदा प्रतिहार शाखा थी, जो राजपूत शाखा, उनको लगा कि तुर्क उन पे हमला करेंगे और उनसे क्या है मंडोर को छीन लेंगे। तो उन्होंने अपनी राजकुमारी का विवाह किससे? रावचुंडा से कर दिया। तो उन्होंने क्या, इंदा प्रतिहारों ने अपनी राजकुमारी का विवाह रावचुंडा से कर दिया और मंडोर मतलब जोधपुर उन्हें दहेज में दे दिया। कि आगे कौन देखेंगे? रावचुंडा जाने, रावचुंडा का काम जाने कि कैसे बचाना और कैसे नहीं बचाना। किससे? तुर्कों से। किसको? मंडोर को। लेकिन उन्होंने बचाया। बात करें नई राजधानी की तो रावचुंडा को जब मंडोर दहेज में मिल गया तो मंडोर को उन्होंने अपनी नई राजधानी बनाई, जिससे हमारे मारवाड़ में
राठौड़ों की शक्ति को एक स्थायी और मजबूत केंद्र मिल जाता, कौन? मंडोर। इसलिए उन्हें मारवाड़ राज्य का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, किसे? राव चुंडा को। फिर बात करें, उन्होंने एक सबसे बड़ी गलती कर दी। गलती की बात होती है, सभी राज्यों ने एक एक गलतियां तो की है, जैसे चाहे हमारे सवाई जयसिंह हो, चाहे हमारे महाराणा प्रताप के समय की बात हो, चाहे हमारे जो राव चुंडा की बात हो। और गलती क्या होती है कि वो अपने बड़े बेटे को राजा नहीं बना के, क्या वो क्या करते हैं, जैसे हमारे सवाई जयसिंह थे, ईश्वरी सिंह को राजा नहीं बनाया और किसको बना दिया? माधो सिंह को बना दिया। तो वैसे हमारे जो मेवाड़ के अंदर महाराणा प्रताप को राजा नहीं बनाया, जगमाल को बना दिया। तो यहाँ कोई कमी थोड़ी रहती है कि रावचुंडा भी ऐसा ही करते हैं। और अपनी रानी किशोरी देवी, जो हमारे मोहिल रानी है, कौन? किशोरी देवी, उनके प्रभाव में आके रावचुंडा ने अपने योग्य और बड़े बेटे रणमल की बजाय अपने छोटे बेटे जो कान्हा है उसको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, मतलब अगला राजा घोषित किया छोटे बेटे को। तो छोटे बेटे का नाम क्या था? कान्हा। और किसके प्रभाव में आके? उनकी रानी किशोरी देवी के, जिसे मोहिल रानी भी कहते हैं, उनके प्रभाव में आके जो कान्हा है उनको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। रावचुंडा की पत्नी रानी चांद कंवर ने जोधपुर मंडोर में प्रसिद्ध चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था। आपसे याद रखेंगे कि चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था कहाँ की? मंडोर के अंदर। चांद बावड़ी का निर्माण किसने कराया? हमारी जो रावचुंडा की पत्नी चांद कंवर ने। आप इसे याद रखेंगे। और एक चांद बावड़ी हमारे कहाँ? दौसा में भी है, आप इसे याद रखेंगे। हर्षद माता का जो मंदिर है उसके पास में हमारे चांद बावड़ी है। फिर बात करें, अगले शासक आते हैं कौन? राव रणबल, जो हमारे बड़े बेटे हैं उनकी, रावचुंडा के सबसे बड़े बेटे हमारे राव रणबल। उनका शासन आता है 1427 से 1438 तक। तो पिता द्वारा योग्य होते हुए राजा न बनाए जाने पर रणबल मारवाड़ छोड़ के चला जाता है। कहाँ चला जाता है? अपनी बहन हंसाबाई के पास चला जाता है। और उनके जीजा जी कौन थे? राणा लाखा। महाराणा लाखा के पास चले जाते हैं जो उनके जीजा जी, और जो उनकी बहन है हंसाबाई, उनके पास चले जाते हैं कि भैया मुझे तो वहां से कुछ नहीं मिला, अब मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा, और जो तुम्हारे बेटे हैं राणा मोकल, तो महाराणा मोकल की जो सेवा करूंगा, उनका ध्यान रखूंगा। तो हंसाबाई का विवाह की बात करें तो उन्होंने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के वृद्ध महाराणा लाखा से इस शर्त पे किया था कि हंसाबाई का बेटा जो कौन होता? मोकल, उसे मेवाड़ का अगला राजा बनाया जाएगा। तो मेवाड़ पे प्रभाव की बात करें तो मोकल के राजा बनने पे रणमल उनका संरक्षक बन जाता है। क्यों? क्योंकि लाखा की मृत्यु हो जाती है, तो हमारे क्या है रणबल उनका संरक्षक बन जाता है, किसका? मोकल का। और मेवाड़ के प्रशासन में राठौड़ों का भारी हस्तक्षेप होना शुरू हो जाता है। जिसका? राठौड़ों का भारी हस्तक्षेप शुरू हो जाता है, किसमें? मेवाड़ के प्रशासन में। रणमल के बाद रणमल ने क्या बाद में अपनी मेवाड़ की सेना की मदद से मारवाड़ की गद्दी भी दोबारा से प्राप्त कर ली थी। मेवाड़ की सेना की मदद से दोबारा कहा? मारवाड़ की गद्दी, मतलब कान्हा था उनका छोटा भाई, उनको हटा के जो मारवाड़ की गद्दी है खुद प्राप्त कर लेता, कौन? रणमल। बात करें हत्या की, तो मेवाड़ के सामंत जो सिसोदिया हैं उनको रणमल का बढ़ता प्रभाव खटकने लग गया था। मेवाड़ में रणमल का जो प्रभाव बढ़ रहा था ये खटकने लग गया। और अंततः क्या 1438 में मेवाड़ के जो राव चुंडा थे, क्या मेवाड़ के राणा चुंडा, जिन्होंने क्या जिनको भीष्म पितामह भी कहा जाता है, ये राव चुंडा नहीं है, ये क्या राणा चुंडा। राणा चुंडा जिन्हें भीष्म पितामह भी कहा जाता है, उन्होंने क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि अगला राजा कौन बनेगा? मोकल बनेगा, वो नहीं बनेंगे। उन्होंने क्या रणमल की प्रेमिका, ये आप याद रखेंगे, राव नहीं है, ये राणा है। राणा चुंडा ने क्या रणमल की जो प्रेमिका थी, प्रेमिका कौन? हमारी भारमली। भारमली का नाम आप इतिहास में, राजस्थान के इतिहास में खासकर बहुत जगह देखेंगे। क्या बहुत जगह हमारे जो रणमली, भारमली का नाम आप देखेंगे। तो भारमली की मदद से रणमल को जहर देके या धोखे से मरवा दिया था, किसने? राणा चुंडा ने। बात करें हमारे राव जोधा, इसके बाद राजा कौन बनते हैं? राव जोधा। जो बात करें जो हमारे प्रतापी शासक और जोधपुर के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, कौन? हमारे राव जोधा। आप इसे बात करें राव जोधा की, तो राव जोधा अपने पिता रणमल की हत्या के समय, जोधा क्या चित्तौड़ में थे, क्या अपने पिता रणमल की जब हत्या हुई थी उस समय जोधा क्या थे? चित्तौड़ में थे। तो हमारे कुंभा जिन्होंने क्या हमारे जो रणमल थे उनके अ, मामा, तो मामा की हत्या कर दी थी। तो मामा की हत्या हो जाती है तो हमारे जोधा वहीं पे थे। तो जोधा जान बचा के मारवाड़ भागते हैं, और मारवाड़ को कहाँ पे शरण लेते हैं? काहुनी गांव बीकानेर के अंदर जाके वो शरण लेते हैं, और अपने अगले 15 वर्षों तक अपना राज्य वापस पाने के लिए क्या संघर्ष करते रहते हैं। कहाँ से? काहुनी गांव से संघर्ष करते रहते हैं। फिर आंवल बावल की संधि की बात करें तो जोधा और मेवाड़ के महाराणा कुंभा, कि जोधा महाराणा कुंभा के बीच में ये प्रसिद्ध संधि होती है, और किसकी वजह से? हंसाबाई की वजह से। हंसाबाई की वजह से हमारी ये संधि होती है, जो हमारी क्या बुआ थी, किसकी? जोधा की बुआ थी हमारी कौन? हंसाबाई। उनकी मध्यस्थता की वजह से क्या है, और हंसाबाई कौन थी? हमारी कुंभा की दादी। आप इसे याद रखें, कुंभा की तो दादी थी,
और हमारी क्या जोधा की बुआ थी। तो इन दोनों की मदद से क्या है, मध्यस्थता से हमारे आंवल बावल की संधि होती है, और इस आंवल बावल की संधि 1453 में जो हुई थी, इसके द्वारा मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा सोजत पाली का निर्धारण हुआ कि सोजत पाली के पूर्व में तो हमारे क्या मेवाड़ होगी और पश्चिम में हमारे क्या मारवाड़ होगा। जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह, जो पुत्री थी उनकी श्रृंगार देवी जोधा की, अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के बेटे रायमल से कर दिया था। आप इसे याद रखेंगे, श्रृंगार देवी का विवाह किससे किया, और कुंभा के बेटे रायमल से कर दिया था। फिर जोधपुर नगर की स्थापना की बात करें 1459 में, 1459 में अगर जोधपुर नगर की स्थापना की गई, तो मंडोर को असुरक्षित मान के, क्यों, क्योंकि मंडोर असुरक्षित हो गया था, तो मंडोर को असुरक्षित मान के 12 मई 1459 में जोधा ने चिड़िया टूक पहाड़ी पे एक नए नगर मतलब जोधपुर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। कब, 12 मई 1459 में। मेहरानगढ़ दुर्ग की बात करें तो इसी पहाड़ी पर उन्होंने मेहरानगढ़ दुर्ग बनवाया, जिसे हम मयूरगढ़, मयूर ध्वजगढ़ या फिर गढ़ चिंतामणि दुर्ग भी कहते हैं। क्या, गढ़ चिंतामणि दुर्ग या फिर मयूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं इसे, मेहरानगढ़ दुर्ग को। इस दुर्ग की नींव क्या प्रसिद्ध लोक देवी जो हमारी करणी माता, जिन्हें रिद्धिबाई भी कहते हैं, उनके द्वारा रखी गई थी। तो हमारे करणी माता के बारे में कहा गया है, तो हमारे बीकानेर के दुर्ग की और हमारे जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, तो इन दोनों की दुर्गों की जो नींव किसने रखी थी, हमारी प्रसिद्ध लोक देवी करणी माता ने, जिन्हें रिद्धिबाई भी कहा जाता है। जोधा की बात करें, जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग में अपनी कुलदेवी नागणेशी माता और इष्ट देवी चामुंडा माता का मंदिर बनवाया। आप इसे याद रखेंगे, अपनी कुलदेवी तो हमारे नागणेशी माता है और इष्ट देवी कौन, हमारी चामुंडा माता। इन दोनों का मंदिर बनवाया किसने, जोधा ने। इनके मूल्यांकन के बारे में देखें जोधा के, तो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, क्या, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा राव जोधा को मारवाड़ का पहला प्रतापी और शक्तिशाली शासक मानते हैं। अगले शासक आते हैं कौन, राव मालदेव। कौन आते हैं हमारे, राव मालदेव की बात करें तो मारवाड़ का शौर्य और विस्तार का युग आता है हमारे किसके समय, राव मालदेव के समय। तो राव मालदेव को मारवाड़ के इतिहास का सबसे महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी शासक माना जाता है। किसे, राव मालदेव को। तो राव मालदेव को मारवाड़ का इतिहास का सबसे महत्वाकांक्षी, साथ ही साथ क्या, साम्राज्यवादी शासक माना जाता है। फारसी इतिहासकार जैसे हमारे निजामुद्दीन और अबुल फजल, या निजामुद्दीन अब्दुल फजल ने इन्हें क्या, हमारे हशमत वाला राजा मतलब महान वैभव और शक्ति वाला राजा कहा है। किसने, जो निजामुद्दीन और अबुल फजल ने, जो हमारा राव मालदेव था, उन्हें क्या, हशमत वाला राजा मतलब महान वैभव शक्ति वाला राजा कहा है। जबकि बंदायूनी ने उन्हें हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक मतलब हिंदू बादशाह कहा है। किसने, हमारे बंदायूनी ने इन्हें क्या कहा है, हमारे हिंदू बादशाह मतलब हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक कहा है। बात करें साम्राज्य विस्तार की, मतलब इन्होंने 52 युद्ध लड़े और 58 परगने जीते। इसने राव मालदेव ने 52 तो युद्ध लड़े, 58 परगने जीते। बात करें इनकी, तो गद्दी पर बैठते इस समय मालदेव के पास केवल सोजत और जोधपुर थे। क्या, मालदेव जब गद्दी पर बैठता है तब उनके पास क्या, सोजत और जोधपुर थे। लेकिन अपने शौर्य से उन्होंने क्या, मारवाड़ की सीमाओं का अभूतपूर्व विस्तार किया, मतलब बहुत दूर तक उनकी सीमाओं को ले गए। विजय अभियान की बात करें तो उन्होंने भद्राजुन किससे छीना, वीरा सिंधल से। वीरा सिंधल से हमारे भद्राजुन को छीना। नागौर किससे छीना, दौलत खां से। मेड़ता किससे छीना, बीरमदेव से। जालोर किससे छीना, सिकंदर खां से। और फलोदी सिवाना, इस तरह के हमारे 58 परगने जीतते हैं हमारे कौन, हमारे मालदेव। तो आप इसे याद रखेंगे, जिसमें खासकर है मेड़ता किससे छीना था, बीरमदेव से, जो उनकी बहुत बड़ी गलती मानी जाती है। तो मेड़ता से मेड़ता के जो बीरमदेव से मेड़ता को नहीं छीना जाना चाहिए था। फिर बात करें पाहिबा या साहिबा के युद्ध की, तो जो 1541 में हुआ था पाहिबा या साहिबा का युद्ध। बात करें पाहिबा या साहिबा के युद्ध की, जो हमारे 1541 में होता है, ये मालदीव के साम्राज्यवादी अभियान का चरम था। ये वाला युद्ध जो हमारे पाहिबा या साहिबा का युद्ध था, उन्होंने क्या, बीकानेर के राठौड़ शासक जो राव जेतसी थे उनको हराकर बीकानेर पर अधिकार कर लिया था। उन्होंने क्या, हमारे बीकानेर के राठौड़ शासक जो हमारे राव जेतसी थे उनको हरा के क्या, बीकानेर पर अधिकार कर लिया। और जेतसी क्या, हमारे राव जेतसी इस युद्ध में मारा जाता है। 1541 के पाहिबा या साहिबा के युद्ध में हमारे कौन, जेतसी मारा जाता है। मालदेव क्या है, मालदेव ने बीकानेर का प्रशासन अपने सेनापति किसको दे दिया, कुंपा को दे दिया था। जैतार कुंपा का नाम आप काफी ज्यादा सुनेंगे और पहले भी सुना होगा। तो हमारे पाहिबा साहिबा के युद्ध में जो उनका सेनापति था कुंपा, उनको सौंप दिया किसका प्रशासन, बीकानेर का प्रशासन। किसको हटा के, जैतसी को हटा के, राव जैतसी को हटा के, जो उनके वंशजी थे। बात करें मालदेव की, तो मालदेव की इसी आक्रामक नीति मतलब अपनों को ही हरा देने की नीति, अपनों को ही हराने की जो नीति थी, तो इसका चरम हम एक तरफ तो हम बीकानेर की तरफ देखते हैं, तो उन्होंने क्या है, मेड़ता के वीरमदेव और बीकानेर के कल्याणमल जो जैसी का बेटा है, उनको अपना कट्टर शत्रु बना दिया था। क्यों, क्योंकि ये दोनों के दोनों इनके रिश्तेदार ही लगते थे।
हमारे वीरमदेव, साथ ही साथ हमारे कल्याणमल, दोनों के दोनों हमारे क्या मालदेव के रिश्तेदार थे। और अपनों को ही हराने की नीति, मतलब रिश्तेदारों को ही हराने की नीति के कारण क्या है, हमारे ये दोनों के दोनों क्या है, हमारे मालदेव के कट्टर शत्रु बन जाते हैं। जो बाद में क्या सहायता के लिए किसके पास चले जाते हैं, शेरशाह सूरी के पास चले जाते हैं कि हमारे अपने ही अपनों को हरा रहे हैं। तो सहायता के लिए कहाँ चले जाते हैं, शेरशाह सूरी के पास, जो दिल्ली के सुल्तान थे उनके पास चले गए। और मारवाड़ का पतन का कारण भी यही बनता है। बात करें राव मालदेव और हुमायूं के संबंध कैसे हैं, एक चुका हुआ ऐतिहासिक अवसर उसकी बात करें तो मालदेव की बात करें, मालदेव और हुमायूं के संबंध। तो चौसा और बिलग्राम के युद्ध में क्या, चौसा और बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी से हार जाता कौन, मुगल बादशाह हुमायूं। क्या चौसा और बिलग्राम के युद्ध में हमारे शेरशाह सूरी से हार जाता कौन, मुगल बादशाह हुमायूं। और हारने के बाद वो हुमायूं दर दर भटक रहा था। भटकते भटकते वो कहाँ पहुंचा था, मारवाड़ के जोगी तीर्थ। क्या मारवाड़ के जोगी तीर्थ में पहुंच जाता है। और वहां कहता है मालदेव को, कि मालदेव के पास अपने दूत मालदेव के पास भेजता है कि भैया मैं हमारे मारवाड़ के जोगी तीर्थ में आया हूँ, आप हमारी कुछ मदद कर सकते हो या नहीं। तो मालदेव ने बीकानेर देने और सैन्य सहायता का प्रस्ताव रखा कि भैया हमारे पास तो अभी बीकानेर ही पड़ा है। क्यों, क्योंकि हमारे कुंपा के पास तो उनका प्रशासन पड़ा है। तो हम एक काम करेंगे, किसको, हमारे हुमायूं है, तो हुमायूं को कि हम बीकानेर दे देंगे और थोड़े बहुत सैनिक भी दे देंगे, इससे ज्यादा हम आपको नहीं दे सकते। तो हमारे क्या है, एक केवल सूचना देते हैं कि आप वहीं रुको, जो मारवाड़ के जोगी तीर्थ है वहीं रुको, हम आपको बीकानेर दे देंगे, साथ ही साथ क्या है, सैन्य सहायता दे देंगे। लेकिन हुमायूं के जो पुस्तकालय अध्यक्ष थे मुल्ला सुर्ख, उन्होंने उसको भड़का दिया। और उन्होंने कहा कि ये जो मालदेव है ये कहना चाहता है कि आप बीकानेर जाओ, बीकानेर के किले में रहो, और बीकानेर में आपको कैद कर देंगे, कैद करके क्या आपको शेरशाह को सौंप दिया जाएगा, कि मालदेव उसे बीकानेर में पकड़वा कर शेरशाह को सौंप देगा। तो हमारे डर जाता कौन, हमारे हुमायूं डर जाता है। और इसी अविश्वास के कारण हुमायूं सिंध मतलब अमरकोट चला जाता है। तो हमारी गलती थी किसकी, मालदेव की। मालदेव ने क्या ये सूचना भिजवाई कि आप बीकानेर चले जाइए, क्या बीकानेर चले जाइए, जबकि वो खुद नहीं गया ये सूचना देने के लिए। तो इसी वजह से थोड़ी सी गलतफहमी हो जाती है, किसकी वजह से, मुल्ला सुर्ख की वजह से। यदि मालदेव और हुमायूं आपस में मिल जाते हैं, क्यों, क्योंकि इस दौरान मालदेव और जो हमारे हुमायूं एक बार भी आपस में नहीं मिले थे, तो वे आसानी से शेरशाह को हरा सकते थे और भारत का इतिहास कुछ और ही हो सकता था। इसे हमारे मालदेव की एक बड़ी राजनीतिक चूक माना जाता है। फिर गिरी सुमेल की युद्ध की बात करें, जो हमारे जैतारण का युद्ध है, ये गिरी सुमेल के युद्ध की बात करें, ये 5 जनवरी 1544 को हुआ था। तो ये हमारे राजपूताना के इतिहास के सबसे बड़े जो निर्णायक युद्ध थे उनमें से एक था। कौन सा, गिरी सुमेल का युद्ध या जैतारण का युद्ध। बात करें युद्ध की, युद्ध का कारण क्या है, तो शेरशाह सूरी मालदेव की जो बढ़ती शक्ति थी इससे भयभीत था। कौन, शेरशाह सूरी क्या था, हमारे मालदेव की जो बढ़ती शक्ति थी, क्यों, क्योंकि उसने 58 परगने जीत लिए थे, 52 युद्ध जीत लिए थे। तो उसकी जो शक्ति थी बढ़ रही थी, इससे भयभीत था। और कल्याणमल और वीरमदेव, जो बीकानेर का तो कल्याणमल था, राव जयसिंह का बेटा, और मेड़ता का कौन था, वीरमदेव, उसे मालदेव पर आक्रमण करने के लिए उकसा रहे थे कि भैया कैसे भी करके हमारे एरिया को दो, या फिर मालदेव को मारो, कैसे भी करके उन पे आक्रमण करो। तो शेरशाह सूरी को उकसा रहे थे आक्रमण करने के लिए। शेरशाह की चालाकी की बात करें तो इसमें क्या है, युद्ध होता कौन सा, हमारे गिरी सुमेल का युद्ध या जैतारण का युद्ध। तो युद्ध में हमारे शेरशाह सूरी, साथ ही साथ क्या हमारे जो मालदेव, दोनों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हो जाती है। अब दोनों की जैसे मान लीजिए ये आमने सामने सेना खड़ी है। अब हमारे जेता और कुंपा, ये जेता और कुंपा इनके सेनापति किसके, मालदेव के। अब यहाँ शेरशाह सूरी की ये सेना खड़ी है। अब शेरशाह सूरी को लगता है कि जो हम मारवाड़ की सेना को हरा नहीं सकते, या फिर कैसे न कैसे तो हराया जाए। तो उन्होंने क्या किया, कुछ लोगों को, मतलब कुछ सैनिकों को, जो हमारे जो भेष बदल के, कुछ सैनिकों को जो हमारे सैनिक थे, किसके, जो मुगल बादशाह के, जो दिल्ली सल्तनत के सैनिक थे, उनको भेष बदल के तो मारवाड़ की सेना का तरफ भेज दिया। किसके रूप में, कि सामान बेचने के लिए। और वो हमारे वहां पे छोटी छोटी पर्चियां या फेक लेटर्स भिजवा दिए, छोटे छोटे जो पर्चियां थी इधर उधर गिरा दिए। उन पर्चियों में ये लिखा हुआ था कि जेता और कुंपा, एक बार तुम ये युद्ध शुरू हो जाए तो उसके बाद क्या, तुम मेरे साथ मिल जाना, शेरशाह सूरी के साथ मिल जाना, और तुम दोनों को मैं मारवाड़ की गद्दी सौंप दूंगा। लेकिन ये पर्चियाँ किसको मिल जाती है, हमारे जो मालदेव को मिल जाती है। और वो इस शक में कि जेतार कुंपा उसके साथ धोखा करेंगे, और वो रात को ही जगह छोड़ के भाग जाता है। कौन, मालदेव क्या रात को जगह छोड़ के भाग जाता है। सुबह होती है, सुबह उठ के जेतार कुंपा देखते हैं तो मारवाड़ जो युद्ध है, युद्ध क्षेत्र से हमारा मालदेव भी गायब है, और मालदेव की सेना भी गायब है। तो हमारा कुछ ही सैनिक रह जाते हैं, क्या, जेतार कुंपा के पास मात्र 10-12 हजार सैनिक बच जाते हैं। और उधर से हमारे क्या, शेरशाह सूरी के पास 80,000 से ज्यादा बड़ी सेना थी। तो दोनों के बीच में युद्ध होता है। लेकिन उस युद्ध में हमारे जो 10-12 हजार सैनिक होते हैं जेतार कुंपा के पास, तो वो दोनों इतनी वीरता से लड़ते हैं
कि अचानक हमारे शेरशाह सूरी के मुँह से निकल जाता है, मुँह से कि आज तो मरते-मरते बचा। मतलब एक छोटे से मुट्ठी बाजरे के चक्कर में, छोटे से मारवाड़ के चक्कर में मैं हिंदुस्तान की बादशाहती खो देता। इतनी वीरता से लड़ते कौन, हमारे चेतार कुम्पा। इसके बावजूद कि हमारे जो मालदेव था ये युद्ध छोड़ के भग जाता है। इसके बावजूद भी हमारे जेतारकुंपा काफी वीरता से लड़ते हैं। तो बात करें इस युद्ध की, तो शेरशाह की चालाकी की बात करें, तो शेरशाह ने जाली पत्र मतलब फेक लेटर्स भिजवा के मालदेव के मन में अपने ही वफादार सेनापति जेतारकुंपा के प्रति संदेह उत्पन्न कर दिया था। मालदेव क्या युद्ध मैदान छोड़कर वापस जोधपुर आ जाता है। जेतारकुंपा को जब पता चलता है तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मालदेव ने कहा कि हम धोखेबाज हैं तो धोखेबाज सही, लेकिन हम युद्ध जरूर लड़ेंगे। तो जेतारकुंपा का अद्भुत शौर्य की बात करें, तो कलंक मिटाने के लिए जेतारकुंपा मात्र 10-12 हजार सैनिकों के साथ शेरशाह सूरी की 80,000 की विशाल सेना पर टूट पड़ते हैं और उन्होंने अफगानों के छक्के छुड़ा दिए। बात 10-12 हजार सैनिक थे, उन्होंने क्या 80,000 से ज्यादा सैनिक जो अफगान सैनिक थे उनके छक्के छुड़ा दिए। परिणाम क्या निकलता है, रिजर्व सेना जो जलाल खां जलवानी के आने के बाद जो हमारे शेरशाह सूरी की जो एक रिजर्व सेना खड़ी थी, जब वो आ जाती है तो उसके आ जाने के बाद से शेरशाह मुश्किल से ये जीत पाता है। ये युद्ध क्या बहुत ही मुश्किल से जीत पाता है। जीतने के बाद उनके मुंह से बरबस निकल पड़ा, मतलब अचानक एक बात निकली कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह हो देता। शेरशाह ने क्या जोधपुर खवासका को सौंप दिया। जोधपुर जीतने के बाद क्या किसको सौंप दिया, खवासका को सौंप दिया। लेकिन 1545 में शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। अचानक क्या हमारे शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद मालदेव ने दोबारा से जोधपुर वापस जीत लिया। किससे, खवासका से। अब मालदेव की बात करें तो मालदेव का सांस्कृतिक योगदान और रूठी रानी की बात करें जो उनकी पत्नी थी, तो सांस्कृतिक योगदान और रूठी रानी की बात करें तो निर्माण कार्य किया तो मालदेव ने जोधपुर दुर्ग के परकोटे का निर्माण करवाया था। मालदेव ने क्या है जोधपुर दुर्ग के परकोटे का निर्माण करवाया। पोखरण, सोजत, रियान और मेड़ता के किले भी बनवाए थे। उमादे जिन्हें रूठी रानी के नाम से जाना जाता है उनकी बात करें तो मालदेव की रानी थी उमादे, जो क्या थी हमारे जैसलमेर के लूणकरण पाठी की बेटी। कौन, रानी उमादे। विवाह की पहली रात को ही किसी दासी जिसका नाम नॉर्मली भारमली था, तो दासी के कारण नाराज होकर जीवन भर रूठ के अजमेर चली जाती है। जीवन भर रूठ के क्या अजमेर चली जाती है। वे अजमेर के तारागढ़, जिन्हें बाद में केलवा में भी रही थी। पहले तो हमारे अजमेर के तारागढ़ में रही, फिर बाद में केलवा में भी रही थी। और मालदेव की मृत्यु पर उनकी पगड़ी के साथ ही सती हुई थी। वहां मारवाड़ नहीं जाती बल्कि क्या केवल पगड़ी के साथ सती होती है। कौन, हमारी रानी रूठी रानी, जिन्हें उमा देवी कहते हैं। तो इनकी बहुत बड़ी और बढ़िया कहानी है उमा देखी, जो नाराज होके रूठ के जो हमारे पति मालदेव से नाराज होके क्या है हमारे अजमेर चली जाती है। अजमेर से फिर वापस आती है, कुछ दिन हमारे केलवा में रहती है। जब मालदेव की मृत्यु हो जाती है तो वो केलवा से आगे नहीं जाती है और हमारी जो मालदेव की जो पगड़ी होती है उसी के साथ सती होती है। फिर दरबारी विद्वान की बात करें, आशानंद जी। आशानंद जी की किताब कौन कौन सी है, बागा मार मलीरा दूहा और रानी उमादे बटियानीरा कवित। दूसरे हमारे जो विद्वान थे हमारे ईसरदास जी, जिन्होंने हाला झालारी कुंडिया लिखी थी। तो ये हमारे इनके दरबारी विद्वान थे, किनके, मालदेव के। तो आप इसे याद रखेंगे। अगले शासक आते कौन, हमारे राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन की बात करें तो हमारे 1562 से 1581 तक इनका शासनकाल रहा था और हमारे मारवाड़ के प्रताप इन्हें कहते थे। स्वतंत्रता का पुरोधा भी कहा गया किसे, राव चंद्रसेन को, जिनका शासनकाल 1562 से 1581 तक रहा था। बात करें इनकी तो मालदेव ने अपने बड़े बेटे राम और उदय सिंह को दरकिनार कर दिया। ये मालदेव ने दो बड़े बेटे थे राम और उदय सिंह, उन दोनों को दरकिनार करके छोटे बेटे चंद्रसेन को राजा बना दिया, जिससे हमारे क्या मारवाड़ में गृह युद्ध छिड़ जाता है और मुगल जो हमारे अकबर है उनको मारवाड़ में प्रवेश करने का मौका मिल जाता है। किसी वजह से, गृह युद्ध की वजह से। पारिवारिक संघर्ष होता है और मुगल आक्रमण की बात करें तो चंद्रसेन ने अपने बड़े भाई जो राम है, चंद्रसेन ने अपने बड़े भाई राम को नाडोल के युद्ध में और उदय सिंह को लोहावट के युद्ध में हराया था। किसने, चंद्रसेन ने। राम ने क्या अकबर के पास सहायता मांगी, क्यों, क्योंकि वो नाडोल की युद्ध में हार जाता है तो कहाँ जाएगा, अकबर के पास। और 1564 में अकबर के सेनापति हुसैन कुली खान ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया। हमारे राम भाग के किसके पास जाता है, अकबर के पास। अकबर कहता है लो मेरी सेना लो, जाओ जीतो। तो 1564 में अकबर के सेनापति जो हमारे हुसैन हुसैन कुली खां थे, उन्होंने जोधपुर पर अधिकार कर लिया और हमारे चंद्रसेन को वहां से भागना पड़ा। और चंद्रसेन भाग के कहाँ गया, भादराजून जालोर में जाके रुकता है। इतना तेज भागता है, कहाँ जाके रुकता है वो, हमारे भादराजून जालोर में जाके रुकता है चंद्रसेन। बात करें मैं नागौर दरबार की तो मारवाड़ के लिए एक टर्निंग पॉइंट था, कौन, नागौर दरबार। नागौर दरबार की बात करें क्यों किया गया, घोषित उद्देश्य की बात करें तो उस समय क्या 1570 में अकाल पड़ा था, तो हमारे अकाल राहत कार्य के लिए नागौर दरबार लगाया गया था।
और जिस दौरान हमारे शुक्र तालाब का निर्माण भी किया गया था नागौर के अंदर। वास्तविक उद्देश्य क्या था? राजपूताना के शासकों को बिना युद्ध किए मुगलों की अधीनता स्वीकार करवाना। राजपूताना के जो शासक थे उनको क्या बिना किसी युद्ध के मुगलों की अधीनता स्वीकार करवाना इसका वास्तविक उद्देश्य था। और इसी जरिए बीकानेर के कल्याणमल मतलब जयसिंह का बेटा था कल्याणमल और जैसलमेर के हर्राज भाटी ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। चंद्रसेन की प्रतिक्रिया की बात करें, चंद्रसेन जो हमारे जो राम थे उनका बड़ा भाई जो अकबर के पास चला गया था, उनसे मिलने के लिए क्या है राम और उदय सिंह इन दोनों से मिलने के लिए उनको समझाने के लिए और अकबर से बातचीत करने के लिए नागौर दरबार में जाता है। लेकिन जैसे वो नागौर दरबार में गए कौन राव चंद्रसेन, तो उन्होंने देखा कि राव जो हमारे उदय सिंह है और राव राम है, तो ये दोनों के दोनों क्या है जो हमारा अकबर है उनके हाथ पैर दबा रहे हैं। तो उनको लगा कि हमारा मेरी दाल नहीं गलेगी, मतलब मेरी बात कोई नहीं सुनेगा। लेकिन अकबर का झुकाव अपने बड़े भाई उदय सिंह की तरफ देख के बिना अधीनता स्वीकार किए स्वाभिमान पूर्वक वो वापस लौट आए। कौन हमारे चंद्रसेन। उन्होंने कहा कि अब मैं अपनी अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा, मतलब मुगलों के प्रति अपने को अधीन नहीं मानूंगा। इससे क्रोधित होकर अकबर ने बहादुर पर हमला कर दिया। अकबर को गुस्सा आ गया कि हमारे यहाँ चंद्रसेन आया और अधीनता स्वीकार किए बिना ही वापस चला गया और हमारे चंद्रसेन कहाँ रह रहा है हमारे बहादुर के अंदर। तो अकबर ने बहादुर पे हमला कर दिया। चंद्रसेन को वहां से भी भागना पड़ा और भाग के कहाँ गया सिवाना। सिवाना की बात करें तो सिवाना मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी थी। सिवाना क्या थी हमारी मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी थी। अकबर ने 1572 से 1574 के बीच जोधपुर का प्रशासन बीकानेर के राय सिंह को नियुक्त किया था। बीकानेर के राय सिंह को हमारे क्या प्रशासक नियुक्त किया था किसका जोधपुर का। बात करें हमारे चंद्रसेन की तो चंद्रसेन ने जीवन भर संघर्ष किया, मतलब गुरिल्ला वॉरफेयर किया। तो 1574 में राय सिंह ने सोजत किला जो कल्ला राठौड़ से, लेकिन सिवाना पत्ता राठौड़ से नहीं जीत पाए। तो आप इसे याद रखेंगे, राय सिंह ने क्या सोजत जीता। क्या सोजत जो किला है वो जीत लिया किससे कल्ला राठौड़ से, लेकिन सिवाना जो पत्ता राठौड़ थे उनसे नहीं जीत पाए थे। 1576 में मुगल सेनापति शाहबाज खान ने सिवाना पर अधिकार कर लिया था। क्या हमारे राय सिंह ने तो सिवाना को नहीं जीता, लेकिन मुगल बादशाह या मुगल सेनापति जो हमारे शाहबाज खान थे उन्होंने सिवाना पर अधिकार कर लिया था। आर्थिक तंगी की वजह से चंद्रसेन को अपना पोखरण का किला जैसलमेर के हर्राज घाटी को गिरवी मतलब बेचना पड़ा था। कौन सा हमारा पोखरण का किला क्या है जैसलमेर के हर्राज घाटी को गिरवी देना पड़ा या फिर बेचना पड़ा था। किसकी वजह से? पैसों की कमी की वजह से। हमारे जो मेवाड़ के महाराणा प्रताप थे, इसलिए हमारे मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। उनको तो हमारे जो भामाशाह मिल गए थे, जो हमारे क्या ताराचंद और भामाशाह मिल गए थे पैसे के लिए। लेकिन हमारे जो चंद्रसेन थे उनके पास पैसों की तंगी बहुत ज्यादा थी, इसी वजह से वो अकबर का पूरी तरह से विरोध नहीं कर पा रहे थे। इसी कारण उन्होंने क्या पोखरण का किला किसको बेच दिया या गिरवी रख दिया? जैसलमेर के हर्राज भाटी को। वे जीवन भर सिवाना, पीपलूद, कानूजा और पहाड़ जो हमारी सारण की पहाड़ियां थी उनमें भटकते रहे और छापामार युद्ध करते रहे। क्या मुगलों से छापामार युद्ध करते रहे। अंत तक हमारे 1581 में सिचिया पाली में उनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? हमारे चंद्रसेन की। चंद्रसेन की बात करें तो राव चंद्रसेन और महाराणा प्रताप दोनों ने हमारे विरोध किया था किसका? अकबर का या मुगलों का। अब दोनों की तुलना करके देखते हैं एक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के साथ। तो विद्वान तुम्हारे विश्वेश्वर नाथ रेव जो हमारे विद्वान थे कौन? विश्वेश्वर नाथ रेव की बात करें तो उन्होंने चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप और इतिहासकार उन्हें प्रताप का अग्रगामी भी कहते हैं। तो हमारे चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप और हमारे इतिहासकार उन्हें प्रताप का अग्रगामी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो काम प्रताप ने बाद में किया उसकी शुरुआत चंद्रसेन ने पहले ही कर दी थी और उन्हें मारवाड़ का भूला बिसरा राजा मतलब फॉरगॉटन हीरो ऑफ मारवाड़ भी कहा जाता है कि उन्होंने इतना संघर्ष किया जिसके बारे में हमारे इतिहास में इतना ज्यादा पढ़ा नहीं जाता है, इसलिए उन्हें भूला बिसरा राजा कहा जाता है। बात करें समानताओं की, दोनों ने अकबर की अधीनता नहीं मानी थी और दोनों के भाइयों का विरोध सहना पड़ा था। दोनों को या दोनों को अपने भाइयों का विरोध सहना पड़ा था। चंद्रसेन को तो राम और उदय सिंह का और प्रताप को अपने भाई जगमाल का विरोध सहना पड़ा था। अब दोनों ने हमारे छापामार युद्ध पद्धति अपनाई थी और दोनों को राज्य के बाहर शरण लेनी पड़ी थी। अब हम देखेंगे राव चंद्रसेन और प्रताप इन दोनों में कुछ अंतर भी है कि नहीं। अंतर की बात करें तो असमानताएं और चंद्रसेन की चुनौती की बात करें तो प्रताप का विरोध राज्याभिषेक से शुरू हो गया था, जबकि हमारे चंद्रसेन का नागौर दरबार के बाद में जो हमारे संघर्ष था ये शुरू होता है। तो जैसे प्रताप का राज्याभिषेक होता है कुंभलगढ़ के किले में, तभी उनका संघर्ष शुरू होता है, जबकि चंद्रसेन का तो हमारे नागौर दरबार के बाद ही होता है। मेवाड़ की बात करते हैं, मेवाड़ की भौगोलिक स्थिति अरावली की पहाड़ियां छापामार युद्ध के लिए अनुकूल थी। क्यों? क्योंकि अरावली की जो पहाड़ियां थी उनमें आसानी से छापामार युद्ध हो सकता था, जबकि हमारी
मारवाड़ का खुला मरुस्थल, इसके प्रतिकूलता मतलब छापामार युद्ध आसानी से नहीं हो सकता था कहाँ, मारवाड़ में। प्रताप की बात करें तो प्रताप को हमारे भामाशाह जैसे दानवीर मिल जाते हैं, भामाशाह ताराचंद जैसे दानवीर मिल जाते हैं और उन्होंने चामुंड को स्थायी राजधानी बना लिया, जबकि चंद्रसेन दर दर भटकते रहे और उन्होंने पोखरण का किला भी पैसों की तंगी की वजह से बेचना पड़ा था। प्रताप की बात करें तो प्रताप का संघर्ष उनके पुत्र जो अमर सिंह ने जारी रखा था, जबकि चंद्रसेन का संघर्ष उनकी मृत्यु के साथ ही खत्म हो जाता है। मतलब उदय सिंह उनका जो भाई था, बड़ा भाई, वो राजा बन जाता है और ये हमारे संघर्ष वहीं समाप्त हो जाता है। फिर हमारे राजा बनते हैं कौन? मोटा राजा उदय सिंह, जिनका शासनकाल 1583 से 1595 साल तक रहा था। 1583 से 1595 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। बात करें मुगल मारवाड़ संबंधों की शुरुआत होती है किनके माध्यम से? मोटा राजा उदय सिंह के माध्यम से। बात करें राव चंद्रसेन की मृत्यु के बाद, इसकी मृत्यु के बाद, राव चंद्रसेन की मृत्यु के बाद अकबर ने 1581 से 1583 तक जोधपुर को खालसा मतलब सीधे केंद्र सरकार के अधीन रखा। किसके अधीन रखा? सीधे हमारे केंद्र सरकार के अधीन रखा। किसे? जोधपुर को। 1583 में अकबर ने राव मालदेव के बेटे और चंद्रसेन के बड़े भाई उदय सिंह को जोधपुर की गद्दी सौंप दी थी। क्या हमारे जो मारवाड़ के मालदेव के बेटे और चंद्रसेन के बड़े भाई जो उदय सिंह है उसको जोधपुर की गद्दी सौंप दी थी कब? 1583 में। बात करें मुगल अधीनता की तो उदय सिंह मारवाड़ के पहले शासक बने थे। हमारे उदय सिंह क्या मारवाड़ के पहले शासक थे जिन्होंने स्वेच्छा से अपनी इच्छा से मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। और उनके भारी भरकम शरीर के कारण, क्या उनके भारी भरकम शरीर के कारण उन्हें अकबर क्या कहता था? मोटा राजा कहता था। क्या हमारे अकबर उन्हें मोटा राजा की उपाधि दी थी? किस वजह से? क्योंकि उनका शरीर कैसा था? भारी भरकम था। वैवाहिक संबंध की बात करें तो 1587 में, क्या 1587 में उदय सिंह ने अपनी पुत्री जो मानीबाई थी, जिन्हें जगत गोसाई के इतिहास में जोधाबाई के नाम से जाना जाता है, किसे? मानीबाई को। तो मानीबाई का विवाह अकबर के पुत्र जहांगीर या सलीम से कर दिया था। जहांगीर या सलीम से हमारे किसकी शादी कर दी थी? जगत गोसाई या इतिहास में से जोधाबाई के नाम से जाना जाता है, उसकी शादी हमारे किससे? सलीम से या फिर जहांगीर से कर दी थी। और इसी मानीबाई के गर्भ से हमारे भावी मुगल बादशाह जो खुर्रम थे मतलब शाहजहां थे, उनका जन्म होता है। और इस वैवाहिक संबंध ने के मारवाड़ के शासकों को, इस वैवाहिक संबंध ने मारवाड़ के शासकों को मुगल दरबार में प्रथम श्रेणी के मनसबदार बना दिया था। किसे? मुगल दरबार में जो मारवाड़ के शासक थे वो क्या होते थे? प्रथम श्रेणी के मनसबदार बन जाते हैं और मारवाड़ में शांति और प्रशासनिक स्थिरता आ जाती है। किससे? हमारे मोटा राजा उदय सिंह से। बात करें सिवाना का दूसरा साकार कल्ला रायमलोद की बात करें तो मोटा राजा उदय सिंह के भतीजे थे कल्ला रायमलोद, मतलब रायमल के बेटे, सिवाना के जागीरदार थे। आप इसे देख सकते हैं। मोटा राजा उदय सिंह के भतीजे थे कल्ला रायमलोद, जो हमारे क्या रायमल के पुत्र थे, जो सिवाना के जागीरदार थे। वे अत्यंत स्वाभिमानी थे। उनके बागी तेवरों की शिकायत स्वयं उदय सिंह ने किससे कर दी? अकबर से कर दी कि भैया बागी हो रहा कौन? मेरा भतीजा कल्ला रायमलोद। तो 1589 में अकबर ने सिवाना पे आक्रमण कर दिया। यहाँ हमारे सिवाना का दूसरा साका होता है। कल्ला रायमलोद के नेतृत्व में राजपूतों ने केसरिया किया और उनकी जो मंगेतर थी भानकंवर, मतलब बूंदी की हाड़ी रानी, जो भानकंवर के नेतृत्व में महिलाओं ने जोहर किया था। आप इसे याद रखेंगे। कल्ला रायमलोद के नेतृत्व में तो राजपूतों ने केसरिया किया और उनकी मंगेतर भानकंवर जो बूंदी की हाड़ी रानी है, उनके नेतृत्व में क्या महिलाओं ने जोहर किया था 1589 में। बात करें सांस्कृतिक महत्व की कल्ला रायमलोद की तो कल्ला राजमलोट ने मृत्यु से पहले ही बीकानेर के शासक और महान डिंगल कवि पृथ्वीराज राठौड़ से अपने मरसिए मतलब शोक गीत के वीरता के दोहे पहले ही लिखवा दिए थे। आप इसे याद रखेंगे। तो पहले ऐसे शासक जिन्होंने अपने मरसिए मतलब शोक गीत जिंदा रहते हुए लिखवाए थे वो कौन थे? हमारे कल्ला रायमलोट। तो कल्ला रायमलोट ने मृत्यु से पहले ही बीकानेर के शासक और महान डिंगल कवि जो पृथ्वीराज राठौड़ थे उनसे अपने मरसिए मतलब शोक गीत या वीरता के दोहे लिखवा दिए थे। और जीवित रहते हुए अपने मरसिए लिखवाना राजपूती शौर्य और मृत्यु के प्रति उनकी जो निर्भय दृष्टिकोण है उनका उदाहरण है कि भैया इस युद्ध में मेरी मृत्यु भी हो सकती है तो मेरे मरसिए मेरे साथ ही लिख दो, जब मैं जिंदा हूं तभी लिख दो। वैसे तो ये मरने के बाद ही लिखे जाते हैं। अगले शासक बनते हैं हमारे कौन? महाराणा गज सिंह। क्या महाराजा गज सिंह की बात करें जिनका शासनकाल 1615 से 1638 तक था। तो उदय सिंह के पोते गज सिंह ने क्या? उदय सिंह के पोते गज सिंह ने जहांगीर और शाहजहां दोनों की सेवा की थी। जहांगीर ने उनकी सैन्य प्रतिभा खासकर जो दक्षिण अभियानों में उनकी जो सैन्य प्रतिभा थी उनसे खुश होकर उन्हें दल थम्बन मतलब शत्रु सेना को रोकने वाला की उपाधि दी थी। तो दल थम्बन की उपाधि किसे दी गई थी? महाराणा या महाराजा गज सिंह को। जो उन्होंने ये उपाधि किसने दी? जहांगीर ने उनको ये उपाधि दी थी। कौन सी? दल थम्बन।
बात करें उत्तराधिकारी का विवाद, उत्तराधिकार का विवाद की बात करें तो गज सिंह की पासवान मतलब प्रियदासी थी अनारा बेगम, या गज सिंह की पासवान या प्रियदासी थी अनारा बेगम, तो उनके प्रभाव में आके उन्होंने अपने योग्य और बड़े बेटे अमर सिंह राठौड़ को उत्तराधिकारी से वंचित कर दिया। और हमेशा से ऐसा आया है कि मारवाड़ के अंदर बड़े बेटे को राजगद्दी न देके छोटे बेटे को दी जा रही थी। तो हमारे अमर सिंह राठौड़ को राजगद्दी से वंचित कर दिया और उनको क्या किया, नागौर की जागीर दे दी। क्या की, नागौर की जागीर दे दी। और अपने छोटे बेटे जसवंत सिंह को जोधपुर का भावी राजा घोषित कर दिया। किस वजह से, अपने प्रिय पासवान के प्रिय दासी अनारा बेगम के प्रभाव में आके। फिर होता हमारे अमर सिंह राठौड़ की बात करें, जो नागौर को जिनको जागीर दी गई, जिन्हें कटार का धनी कहा गया है, उनके बारे में थोड़ी जानकारी ले लें। तो शौर्य बलिदान की बात करें तो अमर सिंह राठौड़ अपने उग्र और स्वाभिमानी स्वभाव के लिए जाने जाते थे। अमर सिंह राठौड़ क्या है, अपने उग्र और स्वाभिमानी स्वभाव के लिए जाने जाते थे। शाहजहां के दरबार में जब मीर बख्शी सलावत खान ने उन्हें गंवार कह दिया, क्या, शाहजहां के दरबार में जब मीर बख्शी सलावत खान ने जब उन्हें गंवार कर दिया, तो अमर सिंह ने भरे दरबार में अपनी कटार से उनकी गर्दन काट दी। इसी वजह से उन्हें कटार का धनी कहा जाता है कि हमेशा वो कटार लेके चलते थे, इसलिए उन्हें कटार का धनी कहा जाता है। बाद में उनके साले अर्जुन देव गौड़ ने धोखे से उनकी हत्या कर दी थी। किसने, उनके साले अर्जुन देव गौड़ ने धोखे से हमारे अमर सिंह राठौड़ की हत्या कर दी थी। और अमर सिंह राठौड़ की 16 खंभों की छतरी नागौर दुर्ग में स्थित है। आगरा के किले के बुखारा दरवाजा है, उसको अमर सिंह दरवाजा कहा जाता है, क्योंकि कुछ समय के लिए अमर सिंह को आगरा के जो किले थे उसके अंदर लाया गया था। तो जब उनको पता चला कि ये अमर सिंह को मतलब अमर सिंह राठौड़ को कैद करने की एक साजिश है, तो अपने घोड़े के साथ क्या है, जो बुखारा दरवाजा था उससे निकल भागते हैं। इसीलिए बुखारा दरवाजे का नाम अमर सिंह दरवाजा रखा गया। शाहजहां ने इसे बंद करवा दिया था, जिसे हमारे 1809 में अंग्रेज अधिकारी जॉर्ज स्टील ने खुलवाया था। कौन सा, अमर सिंह दरवाजे को, जहां से हमारे अमर सिंह राठौड़ आगरा के किले से भाग जाते हैं। उनके समय की एक प्रसिद्ध कहानी है, कहानी का नाम मतिरे की राड। मतिरेरी राड की बात करें जो हमारे 1644 ईस्वी की है, तो एक अनूठा सीमा विवाद था। कौन सा, मतिरेरी राड। तो नागौर की जाखड़िया गांव, क्या नागौर का था जाखड़िया गांव, उनकी सीमा पर बोई गई एक मतिरे मतलब तरबूज की बेल बीकानेर के सीलवा गांव के पास जाकर फैल जाती है। तो कहानी ये है, कहानी में दो गांव है, एक तुम्हारा जाखड़िया गांव है और दूसरा हमारा कौन सा, सीलवा गांव है। सीलवा गांव तो बीकानेर का है और जाखड़ी गांव नागौर का, आपसे याद रखेंगे। तो इन दोनों के बीच में ये होता है, जाखड़ी गांव में हमारी मतिरे तरबूज की एक बेल होती है जो निकल के कहाँ चली जाती है, बीकानेर के सिलवा गांव के अंदर जाके फल देती है। अब फल पे सबसे ज्यादा बड़ा विवाद होता है कि फल किसको मिलेगा, बीकानेर के सिलवा गांव को या फिर जाखड़िया गांव को। तो फल पर अधिकार को लेकर नागौर के अमर सिंह राठौड़ और बीकानेर के कर्ण सिंह, इन दोनों की सेनाओं में युद्ध होता है, जिसमें हमारे बीकानेर की जीत होती है। और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, काशी छंगानी की छत्रपति रासू से इसके मतिरेर की राड जो 1644 में हुआ था, इसके बारे में जानकारी मिलती है। फिर हमारे राजा जसवंत सिंह प्रथम की बात करते हैं, जो हमारे राजा बनते हैं 1638 से 1678 तक जिनका शासनकाल था। तो मारवाड़ का उत्कर्ष और औरंगजेब की कूटनीति के संबंध में इनको याद रखा जाता है। तो जसवंत सिंह प्रथम का काल राजनीतिक उथल पुथल, मुगल उत्तराधिकारी युद्ध और साहित्यिक विकास के लिए प्रसिद्ध है। किनका काल, हमारे जसवंत सिंह प्रथम का काल क्या है, हमारे राजनीतिक उथल पुथल, मुगल उत्तराधिकार युद्ध और साहित्यिक विकास के लिए प्रसिद्ध है। बात करें मुगल उत्तराधिकार युद्ध में हमारे जसवंत सिंह प्रथम की क्या भूमिका थी, उसकी बात करें तो शाहजहां के बीमार पड़ने पे, जब हमारे शाहजहां बीमार पड़ जाते हैं तो उनके बीमार पड़ने पर उनके बेटे कौन कौन से थे, दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद, शाहजहां, चार बेटे थे उनके। उनके बीच में युद्ध छिड़ जाता है कि बादशाह किसको मिलेगी, तो हिंदुस्तान का बादशाह कौन बनेगा। तो बात करें हमारे कौन किसका साथ देता है उत्तराधिकार के युद्ध में, तो सबसे पहला युद्ध होता है हमारे धर्मत का युद्ध, जो हमारे 15 अप्रैल 1658 को हुआ था मध्य प्रदेश में। तो जसवंत सिंह ने शाहजहां और दारा शिकोह की शाही सेना का नेतृत्व किया था। किसका, जसवंत सिंह ने शाहजहां और दारा शिकोह उनकी जो शाही सेना था उसके नेतृत्व किया। औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना से उसका भयंकर युद्ध हुआ। तो आप इसे याद रखेंगे, एक तरफ तो कौन है, एक तरफ तो हमारे औरंगजेब और मुराद है, दूसरी तरफ हमारे क्या, जसवंत सिंह, शाहजहां और दारा शिकोह, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। युद्ध की बात करें, भयंकर युद्ध होता है। मुगल सेनापति कासिम खां के विश्वासघात और औरंगजेब के श्रेष्ठ तोपखाने के कारण क्या है, जसवंत सिंह इसमें हार जाता है। धर्मत के युद्ध में हमारे क्या, जसवंत सिंह हार जाता है। आप इसे याद रखेंगे, जसवंत सिंह हार गया तो उसका मुंह लाल हो जाता है। जो मुंह लाल हो जाता है क्यों, क्योंकि हारने के बाद वो घर जाता है, घर जाने के बाद क्या है, किले के पास जाता है, तो किले के पास उसके दरवाजे बंद मिलते हैं। तो उनकी हाड़ी रानी होती है जो कहती है कि हमारे राज्य के अंदर कोई हारा हुआ जो राजा है वापस नहीं आना चाहिए। तो बात करें इसकी,
पहाड़ी रानी के स्वाभिमान की बात करें तो घायल अवस्था में जब हमारे धर्मत के युद्ध में कल्याण जसवंत सिंह जोधपुर पहुंचते तो उनकी रानी थी जसवंती, जिन्हें महामाया भी कहते हैं। उन्होंने किले के द्वार उनके लिए बंद करवा दिए थे और उनका यह मानना था कि राजपूत या तो युद्ध जीत के आते हैं या फिर वीर गति को प्राप्त करके आते हैं, पीठ दिखा के नहीं आते, जिंदा वापस नहीं आते। लेकिन हमारे जो जसवंत सिंह की क्या गलती है इसके अंदर, लेकिन फिर भी उनको अंदर नहीं आने दिया। फिर होता है हमारा खजुआ का युद्ध। कौन सा होता है? खजुआ का युद्ध, मतलब ये किले के बाहर ही उन्हें रहना पड़ा। खजवा के युद्ध की बात करें 5 जनवरी 1659 को यूपी में, तो मिर्जा राजा जयसिंह के कहने पे जसवंत सिंह ने औरंगजेब का साथ दिया। मतलब मिर्जा राजा जयसिंह ने कहा कि भैया औरंगजेब ही राजा बनेगा तो तुम इसी का साथ दो। तो औरंगजेब का साथ देता कौन? जसवंत सिंह। लेकिन युद्ध के बीच में ही सास सुजा से जाके मिल जाते हैं। उनको लगा कि जसवंत सिंह हारने वाला है, तो बीच में क्या हमारे सास सुजा से जाके मिल जाता है। कौन? हमारे जसवंत सिंह। और फिर क्या हमारे औरंगजेब का शिविर लूटकर वापस जोधपुर आ जाता है। क्या? औरंगजेब का जो शिविर था उसको लूटकर कहाँ? वापस जोधपुर आ जाता है। बात करें हमारे जसवंत सिंह के औरंगजेब के साथ कैसे संबंध थे और मृत्यु की बात करें तो औरंगजेब क्या जसवंत सिंह से हमेशा सशंकित रहता था। मतलब औरंगजेब हमेशा डरा रहता था। किससे? जसवंत सिंह से। क्यों? क्योंकि जसवंत सिंह ने एक बार क्या कई बार पासा पलटा है। पासा मतलब पाला पलटा है कि जैसे हमारे खजुआ के युद्ध में पहले औरंगजेब की तरफ से लड़ रहा था, लेकिन बीच में वो औरंगजेब को छोड़ के किससे? शाह सुजा से जाके मिल जाता है। तो उसने क्या किया? तो उसने उन्हें, जो हमारे जसवंत सिंह थे, उन्हें दक्षिण मतलब शाइस्ता खां की मदद के लिए और हमारे फिर अफगानिस्तान मतलब काबुल या फिर जमरूद वहां भेज दिया ताकि वो राजधानी मतलब मारवाड़ से दूर रहे। तो हमारे औरंगजेब ने क्या किया? जसवंत सिंह को अपने मारवाड़ से दूर रखा। तो पहले तो उन्हें क्या दक्षिण में भेज दिया, किस लिए? शाइस्ता खां की मदद करने के लिए। और फिर अफगानिस्तान भेज दिया। कहाँ? काबुल या जमरूद भेज दिया ताकि वो मारवाड़ से दूर रहे। 28 नवंबर 1678 को 28 नवंबर 1678 को अफगानिस्तान के जमरूद के थाने में हमारे जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है। और इस पर औरंगजेब ने खुशी व्यक्त की। जब हमारे जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है तो इस पर हमारे औरंगजेब ने खुशी व्यक्त की और कहा आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। मतलब आज धर्म विरोधी का आश्रय उठ गया है। मतलब जो हमारे हिंदू था धर्म विरोध करने वाला, औरंगजेब का विरोध करने वाला, उसका आश्रय उठ गया है। ये किसने कहा? हमारे औरंगजेब ने कहा। किसके लिए? हमारे जसवंत सिंह की मृत्यु पर। मारवाड़ के संकट की बात करें, जब सबको पता चल जाता है हमारे जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई, तो जसवंत सिंह की मृत्यु के समय उनका कोई जीवित बेटा नहीं था। क्या? उनका कोई जीवित बेटा नहीं था। पृथ्वी सिंह को औरंगजेब ने जहरीली पोशाक पहना के मरवा दिया था। क्या? उनका उस समय कोई जीवित बेटा नहीं था। और जो पृथ्वी सिंह थे तो पृथ्वी सिंह को हमारे औरंगजेब ने क्या एक जहरीली पोशाक पहना के मरवा दिया था। बाद में क्या रानियों ने दो बेटे अजीत सिंह और दलथम्बन इनको जन्म दिया था। तो उस समय तो कोई बेटा नहीं था, लेकिन बाद में उनकी जो रानियां थी उनके दो बेटे होते हैं, एक तो अजीत सिंह और एक दलथम्बन। और दलथम्बन की भी उसी समय मृत्यु हो जाती है, लेकिन अजीत सिंह मारवाड़ में जिंदा रहते हैं। औरंगजेब ने मारवाड़ को खालसा घोषित कर दिया। क्यों? क्योंकि उनका प्रॉपर उत्तराधिकारी नहीं था। इसी वजह से औरंगजेब ने मारवाड़ को क्या खालसा घोषित कर दिया, मतलब सीधे केंद्र के अधीन कर दिया। नागौर के इंदर सिंह राठौड़ को क्या नागौर के इंदर सिंह राठौड़ को 36 लाख रुपए में जोधपुर को भेज दिया। और इसके विरोध में वीर दुर्गादास राठौड़ के नेतृत्व में मारवाड़ का 30 वर्षीय स्वतंत्रता संघर्ष शुरू होता है। किसके नेतृत्व में? हमारे दुर्गादास राठौड़ के नेतृत्व में। बात करें इनके जसवंत सिंह की साहित्यिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में, मतलब जो हमारे जसवंत सिंह है उनके आर्ट एंड कल्चर के बारे में बातचीत करें तो जसवंत सिंह स्वयं एक महान विद्वान और साहित्यकार था। जसवंत सिंह क्या था? हमारे स्वयं एक महान विद्वान और साहित्यकार था। बात करें उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें या साहित्य लिखा, तो आनंद विलास, भाषा भूषण, जिसे हम क्या अलंकार ग्रंथ भी कह सकते हैं भाषा भूषण को। तो आनंद विलास, भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय, अपरोक्ष सिद्धांत सार। तो हमारी क्या कौन कौन सी रचनाएं? आनंद विलास, भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय और अपरोक्ष सिद्धांत सार, ये इनकी रचनाएं। किनकी? जसवंत सिंह की। स्थापत्य की बात करें तो महाराष्ट्र में जसवंतपुरा नामक शहर बसा है। कहाँ? महाराष्ट्र में जसवंतपुरा नामक शहर बसा है। जोधपुर में अनार के बगीचे लगवाए, जिन्हें हम कल्याण सागर भी कहते हैं। जोधपुर में अनार के बगीचे लगवाए। रानी जसवंत जय ने राई का बाग पैलेस और कल्याण सागर बनवाया। जो रातानाडा है वहां पे कल्याण सागर बनवाया। किसने? हमारे जसवंत दे ने। जो रानी जसवंत दे थी उन्होंने राई का बाग पैलेस और कल्याण सागर जो हमारे कहाँ रातानाडा में बनवाया। रानी अतिरंग ने क्या शेखावत जी का तालाब बनवाया। जो उनकी दो रानियां थी कौन कौन सी? एक तो जसवंत दे थी, तो जसवंत दे ने तो क्या किया राय का बाग पैलेस और कल्याण सागर इन दोनों का निर्माण करवाया। दूसरी रानी थी मेरी रानी अतिरंग दे, उन्होंने शेखावत जी का तालाब का निर्माण करवाया। ये उनका आर्ट एंड कल्चर है। अब हम देखेंगे मोहम्मद नैन्सी की, जिन्हें हमारे राजपुताने का अबुल फजल कहा जाता है। किन्हें? मोहम्मद नैन्सी को। उनकी बात करें तो नैन्सी महाराजा जसवंत सिंह के दीवान मतलब प्रधानमंत्री थे। कौन? मोहम्मद नैन्सी। हिसाब में गड़बड़ी की
क्या हिसाब में गड़बड़ी के झूठे आरोप में, क्या हिसाब में गड़बड़ी के झूठे आरोप में उन्हें और उनके भाई सुंदर दास को जेल में डाल दिया गया, जहां उन्होंने क्या शर्मिंदगी की वजह से आत्महत्या कर ली थी। किसने? हमारे मोहनोत नैन्सी ने। तो हिसाब में गड़बड़ी का झूठा आरोप लगा दिया उनपे। इस वजह से उनके और उनको उनके जो भाई थे कौन सुंदर दास दोनों को जेल में डाल दिया गया, जिन्होंने वहां जेल में ही आत्महत्या कर ली थी। बात करें मोहनत नैन्सी ने कौन कौन सी किताबें लिखी थी, एक तो लिखी थी नैनसिरी ख्यात। नैनसिरी ख्यात की बात करें तो ये राजस्थान का सबसे प्राचीन और प्रमाणित ख्यात मानी जाती है नैनसिरी ख्यात को। इसमें है शब्द का प्रयोग नहीं है, आप इसे याद रखेंगे, है शब्द का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं है। किसमें? मोनोत नैनसिरी ख्यात में। मारवाड़ परगनारी विगत क्या, मारवाड़ परगनारी विगत इन्होंने लिखी थी, जिसे मारवाड़ का गजट मतलब गजेटियर ऑफ मारवाड़ कहा जाता है। मतलब किस तिथि को कौन कौन सी बातें हुई थी, इसमें हमारे मारवाड़ परगनारी विगत में हमारे इसके बारे में बताया गया है। जो दोनों की दोनों किताबें किसने लिखी है? मोनोत नैनसी ने। बात करें इनकी किताबों की तो नैनसी की इस पुस्तक में मारवाड़ की भौगोलिक स्थिति, फसल, राजस्व और प्रत्येक गांव की जनसंख्या का विस्तृत वर्णन किया गया है। किसमें? हमारे मारवाड़ और परगनारी विगत में हमारे मारवाड़ की भौगोलिक स्थिति, फसल, राजस्व और प्रत्येक गांव की जनसंख्या का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसलिए मोहनत नैन्सी को राजस्थान में जनगणना का अग्रज मतलब पायनियर ऑफ सेंसस इन राजस्थान भी कहा जाता है। मुंशी देवी प्रसाद ने उन्हें राजपुतानी का अबुल फजल कहा है। किसने? मुंशी देवी प्रसाद ने उन्हें राजपुतानी का अबुल फजल भी कहा है। अगले शासक आते कौन? हमारे अजीत सिंह। महाराजा अजीत सिंह की बात करें 1679 से 1724 तक इनका शासनकाल रहा और 30 वर्षीय राठौड़ सिसोदिया संघर्ष रहा। बात करें इसमें तो महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु, जब महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु 1678 में हो गई थी तो उसके बाद औरंगजेब ने मारवाड़ को खालसा घोषित कर दिया। जब अजीत सिंह का जन्म हुआ तो औरंगजेब ने उन्हें दिल्ली में नजरबंद कर दिया था। किसे? हमारे अजीत सिंह को। हमारे किशनगढ़ के रूप सिंह राठौड़ की हवेली में, हमारे कहा दिल्ली में किशन सिंह राठौड़ थे, रूप सिंह राठौड़, उनकी हवेली में उनको नजरबंद कर दिया था। किसको? अजीत सिंह को। दिल्ली से उद्धार की बात करें तो वीर दुर्गादास राठौड़, मुकुंदास खींची और गोराधाय, तीन लोग थे। कौन कौन? वीर दुर्गादास राठौड़, मुकुंदास खींची और गोराधाय। इन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर बालक अजीत सिंह को औरंगजेब की कैद से निकाला। कहां से? जो हमारे रूप सिंह राठौड़ की हवेली है वहां से निकाल के लेके आए। गोराधाय के बलिदान की बात करें तो गोराधाय ने अपने बेटे का बलिदान देकर अजीत सिंह को बचाया था, इसलिए उन्हें मारवाड़ की पन्नाधाय भी कहा जाता है। और मारवाड़ का जो राष्ट्रीय गीत है धूसो, उनमें उनका नाम आदर से लिया जाता है। 2021 में एक योजना आई थी, योजना की बात करें तो राजस्थान सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए गोराधाय ग्रुप फोस्टर केयर योजना की शुरुआत भी की थी। आप इसे याद कर सकते हैं, गोराधाय को, जिन्हें मारवाड़ की क्या है, पन्नाधाय भी कहा जाता है। शरण की बात करें तो हमारे वहां से निकल के तो दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को सिरोही के कालिंद्री नामक गांव में जयदेव पुरोहित के घर में सुरक्षित रखा था। किसे? हमारे अजीत सिंह को सिरोही के कालिंद्री गांव में जो हमारे जयदेव पुरोहित थे उनके घर में सुरक्षित रखा था। किसने? दुर्गादास ने। दूसरी ओर हमारे औरंगजेब ने एक नकली बालक का नाम मोहम्मदी राज रख के उसे अपनी पुत्री जेबुनिसा को सौंप दिया था। तो उन्होंने क्या किया? औरंगजेब ने क्या किया? एक नकली बालक लाए, नकली बालक का नाम क्या? अजीत सिंह रखा। फिर कहा अजीत सिंह ने मुसलमान धर्म या जो हमारे मुगल बन गया। कौन? हमारे जो अजीत सिंह नाम बदल के उसका नाम क्या रखा? मोहम्मदी राज। नकली बेटा था, नकली बच्चे का नाम रखा और उसे अपनी जो बेटी थी जेबुनिसा उसको सौंप दिया कि भैया अब क्या आगे क्या जेबुनिसा ही इसे संभालेगी। बात करें हमारे मारवाड़ का 30 वर्षीय संघर्ष की जो 1678 से 1708 तक रहा, तो दुर्गादास ने अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए, ये मारवाड़ का राजा बनाने के लिए मुगलों से लगातार 30 वर्षों तक संघर्ष किया था। इसमें हमारे मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने उनका साथ दिया था। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह थे, उन्होंने इसका साथ दिया था। देबारी की युद्ध 1680, हालांकि इसमें क्या राज सिंह और दुर्गादास की हार हुई थी। जो हमारे क्या तो एक युद्ध भी लड़ा जाता है हमारे मुगलों से, और वो कौन सा था? हमारे देबारी का युद्ध 1680 में। इसमें और राज सिंह और दुर्गादास राठौड़ दोनों हार जाते हैं। फिर हमारे क्या होता है? देबारी समझौता होता है। देबारी समझौते की बात करें 1708 में, तो औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है, या औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद अजीत सिंह, जयपुर के सवाई जय सिंह और मेवाड़ के अमर सिंह सेकंड, इन तीनों के बीच में एक समझौता होता है। कब? 1708 में, जिसे हम कहते हैं देबारी समझौता। और इस समझौते के फलस्वरूप क्या होता है? अजीत सिंह 1708 में मारवाड़ की गद्दी पे बैठते हैं। कौन? अजीत सिंह क्या हमारे 1708 में मारवाड़ की गद्दी पे बैठते हैं। कूटनीति की बात करें तो अजीत सिंह ने अपनी बेटी इंद्र कंवर का विवाह मुगल बादशाह फर्रुख कश्मीरी से कर दिया था। आप इसे याद रखेंगे, अजीत सिंह ने क्या किया? अपनी बेटी इंद्र कंवर का विवाह किससे कर दिया? मुगल बादशाह फर्रुख कश्मीर से। और ये किसी मुगल बादशाह से अंतिम हिंदू राजकुमारी का विवाह था। आप इसे याद रखेंगे कि अंतिम मुगल
हिंदू राजकुमारी कौन सी थी जिसका विवाह किसी मुगल बादशाह से किया गया? वो थी हमारी अजीत सिंह की बेटी इंद्र कंवर। बाद में फर्रुख कसीर की हत्या में बाद में फर्रुख कसीर की हत्या में अजीत सिंह ने सैयद बंधुओं के साथ दिया था फर्रुख कसीर के को मारने क्या फर्रुख कसीर को मारने के लिए सैयद बंधुओं का साथ दिया था किसने? हमारे अजीत सिंह ने। दुर्गादास के निष्कासन की बात करें तो बहुत लंबे समय तक मतलब 30 वर्षों तक दुर्गादास ने अजीत सिंह को मारवाड़ का राजा बनाने के लिए संघर्ष किया। लेकिन जो हमारे दुर्गादास राठौड़ का बढ़ता हस्तक्षेप बढ़ रहा था प्रशासन के अंदर, तो उसको रोकने के लिए दुर्भाग्यवश अजीत सिंह ने कुछ सरदारों के भड़काने पे अपने रक्षक जो दुर्गादास राठौड़ है उनको देश निकाला दे दिया था। तो अजीत सिंह की मृत्यु की बात करें तो अजीत सिंह की हत्या उनके बेटे जो पुत्र थे बख्त सिंह, तो अजीत सिंह की हत्या किसने की? उनके बेटे छोटे बेटे बख्त सिंह ने बड़े बेटे अभय सिंह के उकसाने पे कर दी थी। जो बड़ा बेटा था अभय सिंह उनके उकसाने पे हमारे छोटे बेटे भगत सिंह ने हमारे अजीत सिंह की हत्या कर दी थी। और उनकी चिता पर कई पशु पक्षी भी जल के मर गए थे जो ये बताते कि पशु पक्षियों से कितना प्रेम करते थे। कौन? अजीत सिंह। फिर बात करें वीर दुर्गादास राठौड़ की बात करें जो हमारे जिनको क्या कहा गया है? मारवाड़ का अनबिंदिया मोती कहा गया है। तो दुर्गादास की बात करें जिनके पिता आस्करण थे, माता नेत कंवर थी। और जन्म की बात करें जन्म कहाँ हुआ? सालवा गांव। तो पिता तो आस्करण थे, माता नेत कंवर थी और जन्म कहाँ? सालवा गांव में हुआ। तो दुर्गादास राठौड़ राजपूताने के इतिहास में स्वामी भक्ति, कूटनीति और अदम्य साहस के सर्वोच्च प्रतीक माने जाते हैं। कौन? हमारे दुर्गादास राठौड़। मुगल शहजादे अकबर का विरोध की बात करें क्या मुगल शहजादे अकबर का विद्रोह की बात करें दुर्गादास और महाराणा राज सिंह थे। क्या दुर्गादास और महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब के पुत्र शहजादे अकबर को जो अकबर था उसको अपने पिता के खिलाफ भड़काया? तो आप इसे याद रखें, ये अकबर वो अकबर नहीं है जो आप याद रखते हैं। ये अकबर कौन सा है? औरंगजेब का बेटा। औरंगजेब का बेटे को औरंगजेब के खिलाफ ही भड़काया किसने? हमारे महाराणा राज सिंह ने और दुर्गादास राठौड़ ने। और भड़काया अकबर ने नाडोल पाली में 1681 में खुद को बादशाह घोषित कर दिया कि औरंगजेब अब बादशाह नहीं है बल्कि बादशाह कौन है? अकबर सेकंड, जिनको अकबर या अकबर सेकंड भी कह सकते हैं। लेकिन औरंगजेब के पाली जो जो जाली पत्रों की नीति की वजह से राजपूत सरदार भ्रमित हो जाते हैं और दुर्गादास को अकबर के साथ दक्षिण भारत मतलब संभाजी के पास जाना पड़ता है। तो आप इसे याद रखेंगे। तो अकबर ने क्या नाडोल पाली में 1681 में खुद को बादशाह घोषित कर दिया। लेकिन औरंगजेब ने एक कूटनीतिक चाल खेली और कहा कि हाँ मैं अकबर है, अकबर को भारत का बादशाह घोषित करता हूँ। और इस तरह की जाली पत्र है, तो जाली पत्र को वहां फैला दिया। और फिर इस तरह से ये जो विद्रोह था ये खत्म हो जाता है। तो फिर जो हमारे औरंगजेब क्या करते हैं, हमारे दुर्गादास को अकबर के साथ कहते हैं कि आप एक बार जाइए, छोटा सा है संभाजी के पास जाइए, दक्षिण भारत में छोटा सा विद्रोह हुआ है उसको दबा के आइए। ठीक है। तो वहां क्या है, थोड़ा सा फंसाने की कोशिश करता है कौन? हमारे औरंगजेब। समझ गए होंगे आप इस बात को। छोटी सी दोबारा बता दे। जो हमारे औरंगजेब है, औरंगजेब का बेटा है अकबर। माँ दुर्गादास और राज सिंह क्या करते हैं, अकबर को जो अकबर है उनको क्या है भड़का देते हैं किसके खिलाफ? औरंगजेब के खिलाफ। अकबर क्या करता है, नाडोल पाली में जाता है, 1681 में खुद को बादशाह घोषित कर देता है। औरंगजेब चाहता तो इसको अकबर को मरवा देता, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वो क्या करता है, हाँ मैंने तुम्हें बादशाह घोषित कर दिया। क्या एक कूटनीतिक चाल खेलता है कि कहता है कि बादशाह घोषित कर दिया किसे? अकबर सेकंड को। अब ठीक है, लेकिन बादशाह बाद में बनाएंगे, पहले आप एक काम कीजिए। और काम क्या है? दक्षिण भारत में जाइए किसके पास? संभाजी के पास, और वहां जो विद्रोह हुआ है उसको दबा के आइए। तो हमारे अकबर और जो हमारे दुर्गादास है दोनों के दोनों कहाँ चले जाते हैं? दक्षिण भारत। और वहां पे हमारे अकबर की मृत्यु हो जाती है। बात करें हमारी इसकी, तो नैतिकता का सर्वोच्च उदाहरण की बात करें तो अकबर के पीछे छूट गए जो उनके बेटे थे बुलंद अख्तर, उनकी बेटी सफी बात करें जो हमारे दक्षिण में जो अभियान किया था विद्रोह को दबाने के लिए, वहां हमारे अकबर की मृत्यु हो जाती है। अकबर सेकंड था, उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर उनके बाद जो उनके बेटा जो था बुलंद अख्तर, उनकी बेटी थी सफी, इन दोनों का क्या है, दुर्गादास ने इस्लामी शिक्षा दीक्षा के साथ पालन पोषण किया। और बाद में ईश्वरदास नागर की मध्यस्थता में उन्होंने ससम्मान उनको किसको सौंप दिया? औरंगजेब को सौंप दिया जो उनका दादा था। इससे हमारा औरंगजेब भी दुर्गादास के चरित्र का कायल हो जाता है। बात करें हमारे दुर्गादास राठौड़ को कौन कौन सी उपाधियां दी गई थी, तो हमारे दुर्गादास राठौड़ को राठौड़ों का यूलिसेस कहा गया है। तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा है, मतलब ये हमारे यूलिसेस कहा है किसको? दुर्गादास राठौड़ को। यूलिसेस का मतलब है एक महान यूनानी योद्धा। फिर राजपुताने की गैरिबाल्डी कहा है, तो गैरिबाल्डी की बात करें तो गैरिबाल्डी कौन था? तो गैरिबाल्डी ने इटली के एकीकरण में भूमिका निभाई थी। तो इसी तरह राजपुताने का गैरिबाल्डी कहा है। फिर मारवाड़ का अनबिंदिया मोती की बात करें, ऐसा मोती जिसे किसी ने भेदा ना हो, मतलब कलंक रहित मोती, ऐसा मोती
जिसमें कोई छेद नहीं है। तो ये कौन हमारे दुर्गादास राठौड़। अंतिम समय की बात करें तो मारवाड़ से निकाले जाने के बाद वो मेवाड़ चले जाते हैं और मेवाड़ में विजयपुर की जागीर उनको दी जाती है। बाद में रामपुरा के हाकिम बनाए जाते हैं कौन, दुर्गादास राठौड़ को। उनकी मृत्यु हमारे 1718 में कहा, उज्जैन में हो गई थी। उनकी मृत्यु कहाँ, 1718 में उज्जैन में हो गई थी और शिप्रा नदी के तट पर उनकी छतरी बनी हुई है, किसकी, दुर्गादास राठौड़ की। अगले राजा बनते कौन, अभय सिंह। अभय सिंह की बात करें तो उन्होंने अहमदाबाद का युद्ध लड़ा था। तो अभय सिंह को मुगलों ने गुजरात का सूबेदार बनाया था। कि अभय सिंह को मुगलों ने क्या गुजरात का सूबेदार बनाया था। वहां उन्होंने क्या विद्रोह करने वाले पूर्व सूबेदार सर बुलंद खां को पराजित किया था। वहां उन्होंने क्या, गुजरात के सूबेदार की बात करें तो वहां उन्होंने विद्रोह करने वाले जो पुराने सूबेदार थे सर बुलंद खां, उनको हराया था। और इसकी जानकारी दरबारी कवि कर्णिदान या दरबारी कवि थे कर्णिदास के सूरज प्रकाश और वीरमान के राज रूपक से मिलते हैं। मतलब इन दो किताबें थी। इन किताबों से दोनों के दोनों कौन सी किताबें, एक तो हमारी कर्णिदास की किताब हमारे सूरज प्रकाश और वीरभान की किताब हमारे राज रूपक। इन दो किताबों से जानकारी मिलती है। क्या किताब मिलती है, किताबों से क्या जानकारी मिलती है कि महाराजा अभय सिंह ने सर बुलंद खां को हराया था। गुजरात के पूर्व सूबेदार थे कौन, सर बुलंद खां, उनको हराया था। तो बात करें इन्हीं के समय में खिजड़ली का ऐतिहासिक बलिदान होता है 1730 का। इसकी बात करें तो अभय सिंह के हाकिम थे गिरधारी दास। क्या अभय सिंह के हाकिम थे गिरधारी दास। तो उन्होंने महलों की खिड़कियों के लिए, क्या महलों के लिए खिड़कियां दरवाजे बनाने के, लकड़ियां काटने के लिए सैनिकों को खिजड़ली गांव मतलब जोधपुर भेजा था। जोधपुर में हमारा खिजड़ली गांव है, वहां पे भेजा था ताकि महलों की जो खिड़की दरवाजे और फर्नीचर है इस काम के लिए लकड़ियां चाहिए थी। तो लकड़ियों के लिए कहाँ भेजा, खिजड़ली गांव में भेजा। तो अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 लोग, जिसमें और 294 तो पुरुष थे और 69 महिलाएं थी, इन्होंने खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया। मतलब चिपको आंदोलन का प्रारंभिक स्वरूप माना जाता है हमारा कौन सा, खेजड़ी का ऐतिहासिक बलिदान। और ये घटना हमारे भाद्रपद शुक्ल दशमी मतलब तेजा दशमी संवत 1787 को हुई थी। और ये विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। यहाँ पे हमारे क्या, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है कहाँ पे, खेजड़ी गांव में, जोधपुर में। अगले राजा बनते कौन, हमारे महाराजा मानसिंह। मानसिंह की बात करें तो ये वही है हमारे भीम सिंह के जो छोटे भाई है। तो मानसिंह की बात करें जिन्हें हम सन्यासी राजा भी कहते हैं। तो मानसिंह का शासनकाल युद्धों, धार्मिक कट्टरता और अंततः अंग्रेजों की अधीनता का गवाह बनता है। जालोर युद्ध में शरण लेने के दौरान जो गोरखपंथ, जो हमारे नाथ संप्रदाय है, उनके आयस देवनाथ ने उन्हें राजा बनने की भविष्यवाणी की थी, जो सच होती है। तो आयस देवनाथ ने भविष्यवाणी की थी कि भीम सिंह की मृत्यु हो जाएगी और मृत्यु होने के बाद वे क्या हमारे जो मारवाड़ के अगले राजा बनेंगे। तो ये भविष्यवाणी सच भी साबित होती है। जो भविष्यवाणी किसने की थी, आयस देवनाथ ने। इसी वजह से उन्होंने नाथ संप्रदाय को संरक्षण दिया। तो राजा बनते मानसिंह ने आयस देवनाथ को अपना गुरु बनाया और जोधपुर में नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ मतलब महामंदिर का निर्माण करवाया। उन्होंने स्वयं नाथ चरित्र नामक पुस्तक लिखी। तुम्हारे किसने, मानसिंह ने कौन सी पुस्तक लिखी, नाथ चरित्र। साहित्यिक सांस्कृतिक योगदान की बात करें तो मेहरानगढ़ दुर्ग में मान पुस्तक प्रकाश, मान पुस्तक प्रकाश एक विशाल पुस्तकालय जो लाइब्रेरी है उसका निर्माण करवाया। तो इन्होंने मेहरानगढ़ दुर्ग में मान पुस्तक प्रकाश नामक एक विशाल पुस्तकालय की स्थापना की थी, जो वर्तमान में मानसिंह पुस्तक प्रकाश केंद्र के नाम से जाना जाता है। क्या, मानसिंह पुस्तक प्रकाश केंद्र के नाम से जाना जाता है। फिर गिंगोली के युद्ध की बात करें तो नागौर में हुआ था 1807 में। तो मेवाड़ की राजकुमारी थी कृष्ण कुमारी, उनकी सगाई क्या है, मारवाड़ के भीम सिंह से हुई थी। मतलब जो हमारे मान सिंह थे उनके बड़े भाई भीम सिंह से होती है, लेकिन भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद ये सगाई किससे हो जाती है, जयपुर के जगत सिंह सेकंड से। आपके आप इसे याद रखें, जगत सिंह सेकंड से हमारी किसकी, हमारी कृष्ण कुमारी की सगाई हो जाती है। मान सिंह इसे मारवाड़ का अपमान मानते हैं। क्यों, क्योंकि वो कहते हैं कि यदि रिश्ता मारवाड़ से हुआ है तो शादी भी मारवाड़ से होगी। यदि हमारे भीम सिंह की मृत्यु हो गई है तो शादी हमारे किससे होगी, हमारे मान सिंह से होगी। मतलब मेरे से शादी होगी, लेकिन किसी से शादी हो, लेकिन ये मारवाड़ में ही शादी होगी। तो और फिर हमारे जो जगत सिंह सेकंड है जयपुर के, वो कहते हैं कि जब रिश्ता हो ही गया है तो शादी तो जयपुर में होगी। तो जयपुर और मारवाड़ दोनों के बीच में लड़ाई होती है। तो दोनों सेनाओं में युद्ध होता है जिसमें हमारे क्या मानसिंह हार जाते हैं। फिर हमारे कृष्णा कुमारी को क्या जहर दे दी जाता है। क्या, कृष्णा कुमारी को जहर दे दी जाता है अमीर खां पिंडारी के जो सलाह पे, अमीर खां पिंडारी की सलाह पे हमारे जो मेवाड़ की राजकुमारी कृष्ण कुमारी भीम सिंह की बेटी, तो उसको जहर देकर इस विवाद को खत्म कर दिया जाता है। तो ये हमारे भीम सिंह की बेटी थी जिसकी शादी भीम सिंह से ही हो जाती है, मारवाड़ के भीम सिंह से सगाई होती है। अंग्रेजों से संधि की बात करें 1818 में, तो अमीर खां पिंडारी के बढ़ते आतंक और मराठों की लूट
नाथ साधुओं के अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप से तंग आकर। क्यों? क्योंकि जो नाथ साधु थे उनका अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप था। इसकी वजह से तंग आकर मान सिंह ने 6 जनवरी 1818 को अंग्रेजों से आश्रय पार्थक्य की नीति या संधि कर ली थी। तब 1818 में, 6 जनवरी 1818 में। बात करें ब्रिटिश विरोध की, तो संधि के बावजूद वे अंग्रेजों के विरोधी बने रहे थे। 1827 में उन्होंने नागपुर के अप्पा साहिब भोसले उनको शरण दी थी। क्या विरोध होने के बावजूद उन्होंने क्या नागपुर के अप्पा साहिब भोसले को शरण दी थी। और 1832 में विलियम बेंटिक के अजमेर दरबार का बहिष्कार भी कर दिया था। बात करें इनके दरबारी विद्वान कौन थे, कवि राजा बांकीदास, उनकी बात करें तो बांकीदास महाराजा मानसिंह के प्रमुख दरबारी कवि थे। महाराजा मानसिंह के प्रमुख दरबारी कवि थे कौन, हमारे बांकीदास जी। बात करें इनकी प्रमुख रचनाओं की, तो बांकीदासरी ख्यात, मान जसो मंडन और उनके सबसे प्रसिद्ध गीत आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर। तो इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी, बांकीदासरी ख्यात, मान जसो मंडन और उनका प्रसिद्ध गीत था आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर। किसकी, हमारे कवि राजा बांकीदास की। तो इस गीत के माध्यम से बांकीदास ने अंग्रेजों के अधीनता स्वीकार करने वाले राजपुताना के राजाओं की कायरता पर तीखा व्यंग्य किया था और जनता में राष्ट्रीयता की भावना जगाई थी। बात करें मारवाड़ के इतिहास में विजय सिंह की पासवान गुलाब राय का जिक्र भी आता है, जिसे हमारे श्यामल दास ने मारवाड़ की नूरजहां कहा था। क्यों? क्योंकि उनका राजकाज में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप था। तो इस तरह आज हमने मारवाड़ के इतिहास के बारे में देखा। मारवाड़ के इतिहास के बाद आता नंबर किसका, बीकानेर के राठौड़ राजवंश का। किसका नंबर आता है, बीकानेर के राठौड़ राजवंश का नंबर आता है। तो बीकानेर का राठौड़ राजवंश राजपूताना के इतिहास में अपनी वीरता और मुगलों के साथ जो उनकी कूटनीतिक संबंध है और सांस्कृतिक साहित्यिक संरक्षण, इसके लिए अद्वितीय स्थान रखता है। कौन, हमारे बीकानेर का राठौड़ राजवंश। ये राज्य ये राज्य क्या हमारे मारवाड़ जोधपुर से ही अलग होकर बना था। मतलब शुरुआत में स्वतंत्र नहीं था, बल्कि ये हमारे क्या मारवाड़ मतलब जोधपुर से अलग होकर बना था, लेकिन इसने अपना एक स्वतंत्र और अत्यंत प्रभावशाली अस्तित्व स्थापित किया था। तो अब हम इसके जो बीकानेर के राठौड़ राजवंश है, इनके जो शासकों के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले शासक आते हैं जो हमारे बीकानेर राज्य के संस्थापक भी माने जाते हैं, कौन, राव बीका। बात करें इनका शासन 1465 से 1504 तक रहा था। तो राव बीका मारवाड़ राज्य के संस्थापक, राव जो राव जोधा के सबसे बड़े बेटे थे। आप इसे याद रखेंगे, राव बीका कौन थे, मारवाड़ के संस्थापक राव जोधा के ज्येष्ठ बेटे, मतलब सबसे बड़े बेटे थे। एक बार दरबार में राव जोधा के द्वारा व्यंग्य किए जाने पे उन्होंने कहा कि हमारे जो राव जोधा ने व्यंग्य किया कि स्वाभिमान कि यदि आपको मारवाड़ चाहिए तो मारवाड़ की बजाय आप खुद का राज्य स्थापित करो। हमारे जो बीका थे वो स्वाभिमानी थे, तो उन्होंने मारवाड़ छोड़ के अपना खुद का राज्य बसाने का संकल्प कर लिया था कि मारवाड़ का राज्य उन्हें नहीं बनाया जाएगा, बल्कि क्या है, उन्होंने खुद ने अपना एक नया राज्य बसाया। फिर जांगल देश की विजय की बात करें तो अपने काका कांदल और भाई बीदा के साथ मिलके उन्होंने क्या, अपने काका कांदल और भाई बीदा के साथ मिलके उन्होंने जांगल देश जो वर्तमान बीकानेर और आसपास का क्षेत्र है उनके स्थानीय कबीले जो भाटी, जोहिया, गोदरा जाट, इन सबको हराया और अपने अधीन कर लिया। कूटनीति की बात करें तो बीकानेर गोदारा जाटो जो हमारा पांडु गोदारा है उनसे समझौता किया। कूटनीति की बात करें तो बीकानेर क्या गोदारा जाटो जो हमारा पांडु गोदारा है उनसे समझौता किया, जिसके तहत ये तय हुआ कि बीकानेर के भावी राजाओं का राज तिलक कौन करेगा, गोदारा जाटो के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा, गोदारा जाटो के द्वारा ही किया जाएगा। जैसे हमारे सलुम्बर के द्वारा ही राज तिलक किया जाएगा, किसका, हमारे जो मेवाड़ के जो राजा थे राणा थे उनका राज तिलक कौन करेगा, सलुम्बर के जो सामंत थे उनके द्वारा किया जाएगा। तो उसी प्रकार हमारे गोदारा जाटो के द्वारा जो बीकानेर के भावी राजा होंगे उनका राज तिलक किया जाएगा। फिर करणी माता के आशीर्वाद की बात करें तो बीका के इस अभियान में देशनों की प्रसिद्ध लोक देवी करणी माता का बहुत बड़ा योगदान रहा है। करणी माता के आशीर्वाद से उन्होंने 1465 की में राज्य की नींव रखी थी और 1472 ईस्वी में कोडम देशम में खुद को राजा घोषित कर दिया था। कहा, कोडम देशम में खुद को राजा घोषित कर दिया था 1472 में। बीकानेर राज्य की स्थापना की बात करें 1488 में, तो उन्होंने आखातीज से अक्षय तृतीया भी कहते हैं, वैशाख शुक्ल तृतीया आखातीज के दिन क्या है बीकानेर नगर की स्थापना की थी। और इसी कारण आज भी क्या बीकानेर की स्थापना दिवस जो आखातीज है उस पर शहर में पतंगबाजी का भव्य आयोजन किया जाता है, क्योंकि इसी दिन हमारे क्या है बीकानेर की स्थापना हुई थी। फिर मारवाड़ से संघर्ष की बात करें तो राव जोधा ने वादा किया था कि वे बीका को राजचिन्ह मतलब तलवार, ढाल और चमर देंगे यदि बीका क्या है अपना राज्य स्थापित करते हैं। तो बीका ने क्या बीकानेर शहर की स्थापना कर दी, बीकानेर राज्य की स्थापना कर दी। तो बीका वापस जाते हैं हमारे किसके पास, जोधा के पास, कि जो से वादा हुआ था कि वादा के अनुसार राज चिन्ह जिसमें हमारा ढाल, तलवार, चमर हमारे किसको, बीका को दिए जाएंगे। तो जोधा की मृत्यु के बाद जब राव सूजा या राव सूजा बीका का भाई
मारवाड़ का शासक बनता है, तो उनके उसने क्या राज चिन्ह देने से मना कर दिया। कि मारवाड़ का शासक कौन बनता है? बीका का भाई, कौन? राव सूजा, छोटा भाई है। वो कहता है कि मैं जो मारवाड़ का कोई भी चिन्ह बीकानेर को नहीं दूंगा। तो बीका ने क्या जोधपुर पर आक्रमण कर दिया। अपनी माता जसमा दे के हस्तक्षेप के बाद क्या राज चिन्ह प्राप्त करके वापस लौट गया। वैसे तो हमारे बीका ने क्या जोधपुर पर आक्रमण कर दिया और जोधपुर को जीत लिया, लेकिन तो उनकी माता थी जसमा दे, उन्होंने कहा कि भैया तुम्हें राज चिन्ह से राज चिन्ह ले लो, लेकिन बीकानेर को, मारवाड़ को या जोधपुर को छोड़ दो। तो उन्होंने क्या केवल राज चिन्ह लिए और वापस बीकानेर लौट गया। कौन? हमारा बीका। आप इसे याद रखेंगे। फिर बात करें अगले शासक बनते हैं हमारे राव राव लूणकरण। राव लूणकरण की बात करें, जिन्हें कलयुग का कर्ण भी कहा जाता है। सैन्य अभियान की बात करें तो इन्होंने नागौर के मोहम्मद खान और जैसलमेर के रावल जैतसी को हराया था। किसने? राव लूणकरण ने क्या नागौर के मोहम्मद खान और जैसलमेर के राव जैतसी को हराया था। फिर ढोसी के युद्ध की बात करें 1526 के ढोसी के युद्ध की बात करें तो हरियाणा के नारनौल क्षेत्र के, क्या हरियाणा के नारनौल क्षेत्र के शासक थे अभी मीरा, मतलब शेख अभी मीरा की बात करें तो उनसे युद्ध करते हुए राव लूणकरण के वीरगति को प्राप्त होते कब? 1526 में हरियाणा के नारनौल के क्षेत्र में। कौन सा युद्ध लड़ रहे थे? ढोसी का युद्ध। किससे? शासक अभी मीरा, मतलब शेख अभी मीरा से। सांस्कृतिक और आर्थिक योगदान की बात करें तो हमारे राव लूणकरण की बात करें तो उन्होंने बीकानेर में मीठे पानी की लूणकरण झील और कस्बे का निर्माण करवाया था। लूणकरण कस्बा और झील का निर्माण करवाया था, जिसे आज क्या राजस्थान का राजकोट, मतलब मूंगफली उत्पादन के लिए कहा जाता है। जो हमारा लूणकरण सर कस्बा है, ये कस्बा हमारे क्या राजस्थान का राजकोट कहलाता है, मतलब वहां पे मूंगफलियां खूब ज्यादा उगती है। राव लूणकरण की बात करें, इनको दानवीरता के लिए जाना जाता है। तो इनकी दानवीरता के कारण क्या डिंगल के कवि बीटू सुजा ने अपने ग्रंथ राव जयसिरो छंद में उन्हें कलयुग का कर्ण कहा है। तो हमारे उनकी दानवीरता की वजह से उन्हें क्या, हमारे डिंगल कवि थे बीटू सुजा, उन्होंने अपने ग्रंथ राव जयसिरो छंद में उन्हें कलयुग का कर्ण कहा है। जयसोम ने भी हमारे कर्मचंद्र कर्मचंद्र वंश उत्कीर्णम जो काव्य था, उस काव्य में इनकी जो दानशीलता है इसकी प्रशंसा की है। जो हमारे किसकी? लूणकरण की। जो जयसोम की तो पुस्तक थी कौन सी? कर्मचंद वंशोत्कीर्तनम। इस महाकाव्य में उनकी दानशीलता की प्रशंसा की। और बात करें हमारे बिट्टू सुजा का ग्रंथ था राव जयसिरोचंद, उसमें उन्हें कलयुग कर्ण कहा है। अगले शासक आते हैं कौन? हमारे राव जयसी। राव जयसी की बात करें तो 1526 से 1541 तक इनका शासन रहा था। इन्होंने मुगलों के खिलाफ प्रथम बड़ी विजय की थी। मुगलों के खिलाफ इन्होंने प्रथम बड़ी विजय की थी। बात करें युद्ध की, युद्ध हमारा राति घाटी का युद्ध 1534 ईस्वी का। तो हुमायूं के भाई और लाहौर के शासक कामरान ने, क्या हुमायूं के भाई और लाहौर के शासक कामरान ने भटनेर पर अधिकार करने के बाद, जहाँ भटनेर पर अधिकार करने के बाद बीकानेर मतलब राठी घाटी के ऊपर भी अधिक आक्रमण कर दिया। राति घाटी पर भी आक्रमण कर दिया बीकानेर के। राव जयसिंह ने एक रात्रिकालीन अचानक हमले में, क्या राव जयसिंह ने एक रात्रिकालीन अचानक हुए हमले में कामरान की विशाल सेना को बुरी तरह से पराजित करके खदेड़ दिया था। तो कूटनीतिक हमला किया गया था रात्रि घाटी का युद्ध 1534 में, जिसमें राव जयसिंह ने क्या किया? कामरान की विशाल सेना को बुरी तरह से हराया और खदेड़ के भगा दिया। इस विजय का विस्तृत और सजीव वर्णन किसमें किया है? बीटू सुजा की किताब थी राव जयसिरो छंद, उस किताब में मिलता है। ये हमारे मुगल सेना के खिलाफ राजपुताना की एक बहुत बड़ी विजय मानी जाती है। फिर पाहिबा या साहिबा के युद्ध की बात करें 1541 का, तो मारवाड़ के अति महत्वाकांक्षी शासक राव मालदेव ने बीकानेर पर आक्रमण किया। हाँ, बीकानेर पर आक्रमण किया और इस युद्ध में राव जयसिंह लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते और बीकानेर पर किसका? मारवाड़ का अधिकार हो जाता है। हाँ, राव जयसिंह के बेटे थे कल्याणमल, वो हमारे किसके पास चले जाते हैं? अकबर के पास चले जाते हैं। तो राव कल्याणमल की बात करें 1541 से 1574 तक जो कूटनीतिक गठबंधन हुआ उसकी बात करें, तो पिता जैत सिंह की मृत्यु के बाद कल्याणमल ने क्या हमारे शेरशाह सूरी के दरबार में शरण ले ली थी। किसके? शेरशाह सूरी के दरबार में शरण ले ली थी। किसने? हमारे बेटे कल्याणमल ने। फिर हमारे कल्याणमल के कहने पे शेरशाह सूरी हमारे मारवाड़ मतलब जोधपुर पर आक्रमण करते हैं। और जोधपुर में आक्रमण की बात करते हैं तो एक युद्ध होता है जिसे हम गिरी सुमेल का युद्ध कहते हैं 1544 का। तो इन्होंने शेरशाह सूरी की ओर से भाग लिया था। किसने? कल्याणमल ने। तो मालदेव को हराकर बीकानेर राज्य वापस प्राप्त कर लिया था। किसको? मालदेव को हराकर बीकानेर राज्य को वापस प्राप्त कर लिया था। नागौर दरबार की बात करें 1570 का, तो कल्याणमल राजपूताना के उन प्रारंभिक शासकों में से एक था जिन्होंने अकबर की अधीनता अपनी इच्छा से स्वीकार की थी। अपने दो बेटे राय सिंह और पृथ्वीराज, इन दोनों को मुगल दरबार में छोड़कर आए थे। कौन? हमारे कल्याणमल। दरबारी विद्वान की बात करें तो सदाशिव भट्ट, जिन्होंने राज विनोद लिखा था, ये इनके दरबारी विद्वान थे। अगले शासक आते महाराजा राय सिंह। कौन थे? महाराजा राय सिंह इनके अगले शासक बनते हैं, जो 1574 से 1612 तक शासक बनते हैं। ये राजपूताना के कारण और मुगल साम्राज्य का स्तंभ माने जाते हैं।
तो रायसिंह का काल क्या है? बीकानेर के चहुमुखी विकास और मुगल राजपूत संबंधों का स्वर्णकाल माना जाता है। अकबर ने इन्हें 4000 और जहांगीर ने उन्हें 5000 का मनसब दिया था, जो बहुत बड़ा मनसब माना जाता है। आमेर के मानसिंह के बाद वे मुगलों के सबसे बड़े विश्वस्त सेनापति थे। किसके बाद? मानसिंह के बाद। कौन? महाराजा राय सिंह। बात करें उन्होंने कौन कौन से सैन्य अभियान किए थे, तो उन्होंने गुजरात काठोले का युद्ध, काबुल, कंधार, दक्षिणी भारत में बुरहानपुर के जो अभियान थे उन्होंने उनमें सफलता प्राप्त की थी। किन्होंने? हमारे महाराजा राय सिंह ने। कौन कौन से? हमारे गुजरात में काठोले का युद्ध था, काबुल, कंधार और दक्षिणी भारत में बुरहानपुर के जो अभियान थे उन्होंने सफलता प्राप्त की थी। किसने? महाराजा राय सिंह ने। जहांगीर ने अपने पुत्र खुसरो के विद्रोह के समय, कि जहांगीर का जब बेटा था खुसरो जब विद्रोह करता है, तो उस समय राय सिंह पर सबसे अधिक भरोसा किया था। किसने? जहांगीर ने। और उन्हें क्या? राजधानी आगरा सुरक्षा सौंपी थी। राजधानी आगरा की सुरक्षा किसे सौंपी? राय सिंह को। जूनागढ़ दुर्ग के निर्माण की बात करें, 1589 से 1594 के बीच में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण होता है। तो राय सिंह ने अपने मंत्री करमचंद की देखरेख में, राय सिंह ने क्या? अपने मंत्री करमचंद की देखरेख में बीकानेर में एक अजय और भव्य किला, जूनागढ़ जिसे जमीन का जेवर भी कहा जाता है, उसका निर्माण करवाया था। तो किसकी देखरेख में? करमचंद की देखरेख में। जूनागढ़ की विशेषता की बात करें तो इसी दुर्ग के सूरजपोल द्वार पर, इसी दुर्ग के सूरजपोल द्वार पर उन्होंने चित्तौड़ के तीसरे शाखे के वीर नायक जयमल और पत्ता की गजारूढ़ मतलब हाथी पर बैठी हुई मूर्तियां लगवाई। किसकी? जयमल और पत्ता की। रायसिंह प्रशस्ति की बात करें तो जूनागढ़ दुर्ग में संस्कृत भाषा में रायसिंह प्रशस्ति उत्कीर्ण है। जूनागढ़ दुर्ग में क्या? संस्कृत भाषा में रायसिंह प्रशस्ति उत्कीर्ण है, जिसके रचयिता कौन है? जैता मुनि है। क्या जेता है? जैता मुनि है जिसके रचयिता। बात करें साहित्य के योगदान की बात करें तो रायसिंह स्वयं एक महान विद्वान थे। उन्होंने रायसिंह महोत्सव, वैदक वंशावली और ज्योतिष रत्नमाला और उस पर बाल बोधिनी नामक टीका लिखी थी। आप इसे याद रखेंगे रायसिंह की। तो रायसिंह ने क्या है? रायसिंह महोत्सव, वैदक वंशावली और ज्योतिष रत्नमाला और उस पर क्या? हमारे बाल बोधिनी नामक टीका लिखी थी। मुंशी देवी प्रसाद ने उनकी उदारता के कारण उन्हें राजपुताने का कर्ण कहा। रायसिंह को क्या है? हमारा राजपुताना का कर्ण किसने कहा? मुंशी देवी प्रसाद ने। और जयसोम ने करमचंद वंशोत्कीर्णम तुम्हारा काव्य है, उसमें उन्हें राजेंद्र कहा। आपसे याद रखेंगे। ये हमारे राय सिंह के बारे में हमने पढ़ लिया। अगले हमारे शासक आते कौन? डिंगल के सिरमौर, जिन्हें पृथ्वीराज राठौड़ भी कहा जाता है। तो राय सिंह के छोटे भाई पृथ्वीराज राठौड़ योद्धा होने के साथ साथ डिंगल भाषा के महानतम कवि भी थे। अकबर ने उन्हें गागरोन के खिलाफ झालावाड़ की जागीर दी थी। फिर बात करें वेली किशन रुक्मणेरी की, तो जागरण दुर्ग में रहते उन्होंने एक अमर ग्रंथ लिखा था, जो हमारे भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह पे आधारित था। ये हमारे डिंगल मतलब उत्तरी मारवाड़ी का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है, जो उन्होंने क्या? गागरुन दुर्ग में रहते हुए लिखा था। मूल्यांकन की बात करें तो अकबर के दरबारी कवि जो दुर्सा आडा थे, उन्होंने इस ग्रंथ को 500 वेद और 1900 पुराण कहा है। किसको? वेलिकेशन रुक्मणीरी जो ग्रंथ है, तो इस ग्रंथ को 500 वेद और 1900 पुराण कहा है। कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि इसके अंदर एक 10,000 घोड़ों का बल है, मतलब इतनी शक्ति है इसके अंदर। और इटली के प्रसिद्ध भाषाविद थे एलपी टेसिटोरी, जो कि हमारे बीकानेर महाराजा गंगा सिंह के आमंत्रण पर राजस्थानी साहित्य पर शोध करने के लिए आए थे। उन्होंने पृथ्वीराज को डिंगल का हेरोस कहा है। और हेरोस का था हमारे रोमन कवि थे, महान रोमन कवि थे हमारे कौन? हेरोस। अगले शासक आते हैं हमारे महाराजा कर्ण सिंह की बात करें, जिन्हें जालंधर बादशाह भी कहा जाता है, जिनका शासनकाल हमारे 1631 से 1669 तक रहा था। महाराजा कर्ण सिंह की बात करें, जिनका दूसरा नाम क्या? जालंधर बादशाह। उपाधि की बात करें तो महाराणा जो हमारे महाराजा कर्ण सिंह थे, इनको जालंधर बादशाह मतलब जांगल प्रदेश का शासक, ये उपाधि प्राप्त थी। और ये उपाधि किसने दी थी? ये उपाधि औरंगजेब के खिलाफ उनके नेतृत्व को दिखाती है, जब उन्होंने क्या? अन्य राजपूत शासकों को अटक मतलब सिंधु नदी पार करने से मना कर दिया था। क्या? अन्य जो हमारे राजपूत शासक थे उनको क्या? सिंधु नदी पार करने से मना कर दिया, ताकि औरंगजेब जबरन उनका धर्म परिवर्तन ना करा सके। तो इसलिए उन्हें जालंधर बादशाह मतलब जांगल प्रदेश का शासक कहा गया है। इस घटना के बाद बीकानेर के राज चिन्ह में क्या? जय जालंधर जांगलधर, ये था जालंधर नहीं है जांगलधर बादशाह है, तो जय जांगलधर बादशाह लिखा जाना शुरू किया गया। तो इनके बाद से बीकानेर के राज चिन्ह के अंदर क्या कहा गया? जांगलधर बादशाह, जांगल प्रदेश का शासक। साहित्यिक योगदान की बात करें तो वे स्वयं विद्वान थे और उन्होंने साहित्य कल्पद्रुम की रचना की थी। उन्होंने क्या? साहित्य कल्पद्रुम की रचना की थी। और उनके दरबारी गंगाधर मैथिल ने, उनके जो दरबारी थे गंगाधर मैथिल, उन्होंने कर्ण भूषण और काव्य डाकिनी और कौशिक भट्ट ने कर्ण वंशत या वंतस कर्णवंतस जो ग्रंथ है उसकी रचना की थी। आप इनके साहित्यिक योगदान की बात करें, वो खुद दरबारी स्वयं विद्वान थे। उन्होंने क्या? साहित्य कल्पद्रुम की रचना की थी। उनके जो दरबारी थे गंगाधर मैथिल, उन्होंने कर्णभूषण और काव्य डाकिनी जो हमारे ग्रंथ थे उनकी रचना की थी। और हौसिल भट्ट ने क्या?
कर्णवंतस जो हमारे ग्रंथ है उसकी रचना की थी। अगले शासक आते कौन हमारे महाराजा अनूप सिंह। कौन आते हैं? महाराजा अनूप सिंह की बात करें, इनका शासनकाल 1669 से 1698 तक रहा था। इनका टाइम हमारे बीकानेर चित्रकला और साहित्य का स्वर्णकाल माना जाता है। बीकानेर चित्रकला और साहित्य का स्वर्णकाल माना जाता है महाराजा अनूप सिंह का काल। सैन्य उपलब्धि की बात करें तो औरंगजेब ने उनकी जो दक्षिण भारत मतलब मराठों, बीजापुर और गोलकुंडा के खिलाफ जो अभियान थे उनकी सफलता से खुश होके औरंगजेब ने उन्हें भेजा था किसे? मराठे और बीजापुर या गोलकुंडा के खिलाफ अभियान के लिए हमारे भेजा था किसे? महाराजा अनूप सिंह को। तो उनके अभियानों की सफलता से प्रसन्न होके उन्हें माही मराठी, आपसे याद है माही मराठी की सर्वोच्च उपाधि प्रदान की थी और उन्हें औरंगाबाद और आधुनिक का प्रशासक बनाया था। क्या उन्हें क्या हमारे औरंगाबाद और आधुनिक का प्रशासक बनाया था? जो औरंगाबाद हमारे कहाँ महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराजा अनूप सिंह के सांस्कृतिक संरक्षण की बात करें तो दक्षिण भारत के अभियानों के दौरान क्या दक्षिण भारत के अभियानों के दौरान उन्होंने नष्ट हो रही जो संस्कृत पांडुलिपियां थी और हमारी हिंदू मूर्तियां उनको बचाया और कहाँ ले आए? बीकानेर ले आए थे। और इन मूर्तियों को सुरक्षित रखने के लिए बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग में 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बनवाया। कहाँ? जूनागढ़ दुर्ग में हमारे 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बनवाया। और इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हैरम गणपति की यहाँ मूर्ति है। हैरम गणपति की यहाँ मूर्ति है जो हमारे भगवान शिव, भगवान गणेश क्या है? चूहे की बजाय किस पे? शेर पे सवार है। भगवान गणेश क्या है? चूहे की बजाय किस पे? शेर पे सवार है। तो इस मूर्ति को हम हैरम गणपति कहते हैं। तो हमारे 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर में ये वाली मूर्ति सबसे खास है। उन्होंने क्या अनूप संस्कृत पुस्तकालय जो संस्कृति सरस्वती भंडार है इसकी स्थापना की थी। उन्होंने क्या अनूप संस्कृत पुस्तकालय की स्थापना की जिसे सरस्वती भंडार भी कहते हैं। यहाँ हमारे महाराणा कुंभा के संगीत ग्रंथों का संकलन सुरक्षित है। कहाँ पे? अनूप संस्कृत पुस्तकालय के अंदर। अनूप संस्कृत पुस्तकालय में हमारे महाराणा कुंभा के संगीत ग्रंथों का संकलन सुरक्षित रखा गया है। स्वयं की रचनाओं की बात करें तो उन्होंने अनूप विवेक, काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि और गीत गोविंद पर अनुपोदय नामक एक टीका लिखी है। तो उनकी स्वयं की रचनाओं की बात करें उन्होंने अनूप विवेक, काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि और गीत गोविंद पर उन्होंने एक टीका लिखी जिसे अनुपोदय कहते हैं। इनके दरबार विद्वान की बात करें तो भाव भट्ट और अनंत भट्ट और उदय चंद्र, तीन इनके दरबार विद्वान थे। कौन कौन? भाव भट्ट, अनंत भट्ट और उदय चंद्र। भाव भट्ट की किताबों की बात करें तो भाव भट्ट की किताबें कौन कौन सी है? संगीत पर उन्होंने अनुपंकुश, अनुविलास लिखी है। अनंत भट्ट की बात करें तो उन्होंने तीर्थ रत्नाकर लिखी है। तो आप इसे याद रखेंगे। पुस्तकों के नाम भाव भट्ट की किताबें हैं। संगीत पर उन्होंने अनुपंकुश और अनुविलास और अनंत भट्ट की बात करें तो उन्होंने तीर्थ रत्नाकर जो हमारी पुस्तकें लिखी है। अगले शासक आते कौन? महाराजा सूरत सिंह। क्या महाराजा सूरत सिंह की बात करें जिनका शासनकाल हमारे जिनका शासन काल कब से कब तक है? 1787 से 1828 तक रहा था। हाँ, 1787 से 1828 तक हमारे महाराजा सूरत सिंह का शासनकाल रहा। फिर बटनेर विजय की बात करें 1805 की तो उन्होंने जोहियों और भाटियों को हराकर उन्होंने क्या जोहियों और भाटियों को हराकर बटनेर दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। क्योंकि देखिए ये हमारे विजय का दिन मंगलवार था, हनुमान जी का वार था, इसलिए बटनेर का नाम बदल के उन्होंने क्या हनुमानगढ़ कर दिया था। हमारा महाराजा सूरत सिंह ने पहले बटनेर का किले को बटनेर का किला कहते थे लेकिन उनपे विजय प्राप्त की। और विजय प्राप्त किस दिन की? मंगलवार के दिन। और उस दिन क्या था? हमारा हनुमान जी का वार था। इसी वजह से बटनेर के किले का नाम बदल के हनुमानगढ़ कर दिया गया। फिर चूरू के घेरे की बात करें 1814 में तो जब बीकानेर की सेना ने चूरू के किले पर आक्रमण किया था। हनुमानगढ़ को जीत लिया, अब चूरू का नंबर था तो चूरू के किले पर आक्रमण किया था। तो चूरू के सामंत शिवजी यशोजी के पास क्या गोला बारूद खत्म हो गया था। क्या चूरू के सामंत शिवजी यशोजी के पास क्या उनके खिलाफ गोला बारूद खत्म हो गया था। तो अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए चूरू की जनता ने अपने सोने चांदी के आभूषण पिघला दिए और शिवजी ने बीकानेर की सेना पर चांदी के गोले दागे। जब बीकानेर की सेना पर चांदी के गोले दागे और ये हमारे राजपूताना के इतिहास की अद्वितीय घटना थी जिसमें हमारे युद्ध के दौरान क्या चांदी के गोले दागे गए थे। बात करें हमारे अंग्रेजों से संधि की तो 1818 में चार्ल्स मेटकॉफ के साथ 1818 में चार्ल्स मेटकॉफ के साथ आश्रित पार्थक्य की संधि की गई। फिर अगले हमारे शासक आते हैं कौन? महाराजा रतन सिंह 1828 से 1851 तक। 1828 से 1851 तक हमारे महाराजा रतन सिंह शासक बनते हैं। बात करें इनके सामाजिक सुधार की तो 1837 तब 1837 में गया बिहार में सभी राजपूत राजाओं को बुला करके कन्यावध न करने की शपथ दिलवाई। इन्होंने क्या गया बिहार में सभी राजपूत राजाओं को सरदारों को बुलाया और कन्यावध न करने की शपथ दिलवाई थी। और इस सती प्रथा कन्यावध रोकने का प्रारंभिक स्वदेशी प्रयास था। कब? 1837 में। फिर बासण पीर का युद्ध की बात करें 1829 के हमारे बीकानेर के रतन सिंह और जैसलमेर के गज सिंह इन दोनों के बीच में युद्ध लड़ा गया था बासण पीर का युद्ध। बात करें युद्ध के महत्व की तो राजस्थान के देशी राजाओं के बीच लड़ा गया आखिरी युद्ध था।
क्यों? क्योंकि इसके बाद क्या अंग्रेजों ने आंतरिक मामलों में पूरी तरह हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। मतलब युद्ध को बिल्कुल बंद कर दिया था राजाओं का। इसलिए बासठ पीर का युद्ध जो हमारे राजस्थान के देशी राजाओं के बीच लड़ा गया आखिरी युद्ध था। दरबारी विद्वान की बात करें तो हमारे महाराजा जो रतन सिंह थे, इनके दरबारी विद्वान थे दयाल दास, और उन्होंने बीकानेर के राठौड़ों की ख्याति लिखी थी। क्या उन्होंने एक ख्यात लिखी थी? ख्यात का नाम था बीकानेर का राठौड़ारी ख्यात, जो हमारे राजस्थान की अंतिम ऐतिहासिक ख्यात मानी जाती है। और ये हमारी ख्यात क्या दो खंडों में, राव बीका से लेके सरदार सिंह तक। क्या इसका इसमें लिखा गया है? क्या राव बीका से लेके सरदार सिंह तक का इतिहास लिखा गया है। तो महाराजा गंगा सिंह की बात करें, जिन्हें हम आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहते हैं, इनका शासनकाल 1887 से 1943 तक रहा था। तो महाराजा गंगा सिंह बीकानेर के सबसे प्रतापी, दूरदर्शी, आधुनिक सोच वाले शासक थे। और उनका काल क्या है? बीकानेर के बुनियादी ढांचे और वैश्विक राजनीति में भागीदारी का काल है। बात करेंगे सैन्य और कूटनीतिक कमान की बात करें, इनकी जो सैन्य और कूटनीतिक कमान की बात करें, तो उन्होंने अपने ऊंटों की प्रसिद्ध सेना, जिसे हम क्या कहते हैं गंगा रिसाला, तो उनकी जो ऊंटों की प्रसिद्ध सेना थी गंगा रिसाला, इसके साथ 1899 में जो चीन में बॉक्सर विद्रोह हुआ था, उसको दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी। इसी वजह से उन्हें चीन युद्ध पदक भी मिला था। चीन में उन्होंने सहायता की थी अंग्रेजों की, इसलिए उन्हें क्या हमारे चीन युद्ध पदक भी मिला था। प्रथम और दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य का साथ दिया था उन्होंने। और वे हमारे वर्साई की संधि, जो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हुई थी 1919, उस पे हस्ताक्षर करने वाले एकमात्र भारतीय राजा थे कौन? हमारे गंगा सिंह। रोम नोट की बात करें तो 1922 में उन्होंने ब्रिटिश सरकार को यह नोट भेजा था, जिसमें भारत के लिए उत्तरदायी शासन या स्वशासन की मांग की गई थी। कब? 1922 में। नरेंद्र मंडल की बात करें चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की, तो 1921 में स्थापित इस मंडल में वो पहले चांसलर या अध्यक्ष बनाए गए थे, जो क्या 1921 से 1925 तक हमारे अध्यक्ष रहे थे कौन? महाराजा गंगा सिंह। हमारी जो नरेंद्र मंडल है चैम्बर ऑफ प्रिंस थे, इसके अध्यक्ष रहे थे। फिर गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो वे राजपूताना के एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने लंदन में आयोजित होने वाले तीनों गोलमेज सम्मेलनों, मतलब 30, 31, 32, तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। प्रशासनिक और आर्थिक सुधार की बात करें तो 1899 में जो पड़े छप्पन अकाल के दौरान उन्होंने शानदार राहत कार्य किए थे, जैसे जिस वजह से इन्हें केसरी हिंद की उपाधि भी मिली थी। छप्पन अकाल के दौरान उन्होंने बहुत सारे राहत कार्य चलाए थे, इस वजह से उन्हें क्या केसरी हिंद की उपाधि भी मिली थी। 1913 में जनता की भागीदारी के लिए क्या प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना भी की थी। कब? 1913 में जनता की भागीदारी के लिए उन्होंने प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी। फिर गंग नहर की बात करें, गंग नहर के निर्माण की, तो मरुस्थल में कृषि क्रांति लाने के लिए, मरुस्थल में कृषि क्रांति लाने के लिए उन्होंने सतलज नदी में से गंग नहर का निर्माण करवाया था, जिसके इंजीनियर कौन थे? कंवर सेन। तो मरुस्थल में कृषि क्रांति लाने के लिए उन्होंने क्या सतलज नदी से गंग नहर का निर्माण करवाया था, जिसके इंजीनियर कौन थे? कंवर सेन। तो यही हमारी गंग नहर थी। 1927 में शिवपुर हेड पर 1927 में शिवपुर हेड पर इसका उद्घाटन वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया था। और इसके कारण उन्हें राजस्थान का भागीरथ कहा गया है। क्यों? कि राजस्थान में पहले पानी की कमी थी और गंग नहर के बाद पानी की कमी नहीं रही। यही नहर बाद में इंदिरा गांधी नहर की प्रेरणा बनी थी, मतलब बाद में इसी के देखते हुए इंदिरा गांधी नहर की स्थापना की जाती है। सांस्कृतिक योगदान की बात करें तो रामदेवरा देशनोक, क्या रामदेवरा देशनोक में हमारे करणी माता मंदिर और गोवा मेडी जो नोहर है, उन मंदिरों का जो वर्तमान भव्य स्वरूप है, ये किसने बनवाया? महाराजा गंगा सिंह ने बनवाया था। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए मदन मोहन मालवीय को सबसे ज्यादा आर्थिक अनुदान किया था, 5 लाख रुपए। और उनके सिक्कों पर क्या विक्टोरिया एम्प्रेस अंकित था। जो हमारे महाराजा गंगा सिंह थे, उनके सिक्कों पर क्या विक्टोरिया एम्प्रेस अंकित था। अगला राजवंश देखेंगे हम, किशनगढ़ का राठौड़ राजवंश। किशनगढ़ के राठौड़ राजवंश की बात करें तो इसके बारे में बात करेंगे। तो किशनगढ़ मारवाड़ के राठौड़ों का एक स्वतंत्र शाखा थी। किशनगढ़ क्या है? हमारे मारवाड़ के राठौड़ों की एक स्वतंत्र शाखा थी। और रियासत के अपनी विशिष्ट चित्रकला शैली और कला संरक्षण के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी। कौन सी? किशनगढ़ का राठौड़ राजवंश। और किशनगढ़ के अंदर हम केवल एक ही राजा के बारे में पढ़ेंगे, वो कौन थे? किशन सिंह, जो इनके संस्थापक थे। स्थापना की बात करें तो किशन सिंह मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह के 8वें बेटे थे। आपसे याद रखेंगे किशन सिंह कौन थे? मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह के 8वें बेटे थे। 1609 में मुगल बादशाह जहांगीर की कृपा से, किसकी कृपा से? मुगल बादशाह जहांगीर की कृपा से उन्होंने अजमेर के पास किशनगढ़ राज्य की स्थापना की थी। किशनगढ़ रियासत मुगलों के अधीन स्थापित होने वाली राजस्थान की एक प्रमुख रियासत थी। इस रियासत का सबसे बड़ा योगदान किशनगढ़ चित्रकला शैली को माना जाता है, जिसका विकास हमारे राजा सामंत सिंह मतलब नागरीदास के काल में हुआ था। और इसी काल में हमारे निहाल चंद ने बनी ठनी, जिसे हम भारत की मोनालिसा कहते हैं, उसका चित्रण किया था, जो राजस्थानी चित्रकला का मुकुटमणि भी कहा जाता है। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने राजस्थान के राठौड़ वंश के बारे में काफी कुछ जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों का शेयर करें। धन्यवाद।